स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 14th, 15th और 16th नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। एंड गाइस, आपकी टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए यहां पर टॉपिक्स को स्टैटिक पोर्शन यानी कि जनरल स्टडीज के साथ लिंक करते हुए कवर करवाया जाता है, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को हम लोग कवर करते हैं। इवन काफी सारी मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर किया जाता है, राइट। एंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज यहां पर कवर की जाती है। सो गाइस, इस प्रकार से सिविल सर्विसेज में अपन को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है। तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग अपन न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पेपर 1, ये पेपर 2 और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन चाहिए एग्जामिनेशन में, तो ये जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इन लेक्चर्स को आपको रेगुलरली देखना है और जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैं लेक्चर के दौरान आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको आपको रिलीजियसली, रेगुलरली और ईमानदारी से फॉलो करना है हर एक चीज को, तभी जाकर गारंटीड सिलेक्शन आपको मिलेगा। एंड गाइस, गारंटीड सिलेक्शन की जो बात है, मैं ये ऐसी दूसरों की तरह हवाबाजी में नहीं करता हूं। इसके बाकायदा मैं आपको प्रूफ भी प्रोवाइड कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखकर आप प्रूफ जो है वो देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैं आपके रेगुलरली कवर कराता हूं, आप खुद देख सकते हैं कि उन टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड सेकेंडली गाइस, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पेड पैकेज को ज्वाइन करेंगे तभी जाकर इन लेक्चर्स का पूरा लाभ आपको मिलेगा। एंड इस पेड पैकेज की फीस भी काफी नॉमिनल है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ। पूरे महीने का जो चार्ज है, जो फीस है, वो सिर्फ 100 रुपए है। एंड लाभ कैसे मिलेगा आपको, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए गाइस, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पर जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, सिर्फ उनको देखना है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर को देखने के ऊपर होना चाहिए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कि रेगुलर बेसिस पर आती है, राइट। तो आपका रेगुलर बेसिस पर एक तो नोट्स बनाने का टाइम बच जाता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने में, मैं जो टास्क देता हूं वो करने में, मैं जो होमवर्क देता हूं वो करने में। इसके अलावा ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं लास्ट में, कि एक क्वेश्चन देता हूं आपको रेगुलरली। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका टाइम यहां पर बचता है, राइट। और दूसरी चीज, आपके पास रेडी टू रीड मटेरियल अवेलेबल रहता है। अब देखो, आपको सुबह लेक्चर देखना होता है, रात में आपको सोने से पहले मैं लेक्चर्स के नोट्स आप तक प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप सोने से पहले लेक्चर्स के ये नोट्स पढ़ते हैं तो आपका क्या हुआ, पहली बार रिवीजन हो गया, फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया। इसके अलावा मैं आपको हर संडे को एक कंपाइलेशन देता हूं, पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज आती हैं, जितनी भी न्यूज कवर्ड रहती है, जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो, उसका एक सिंगल कंपाइलेशन आपको मिलता है, यानी कि एक ही पीडीएफ में पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है। तो आपको दूसरी बार मैं पुश करता हूं कि रिवाइज करो, तो यह हो गया आपका दूसरा रिवीजन। और ऐसे ही मैं आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें कि आप तीसरी बार जो है वो रिवीजन करते हैं, राइट। तो अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया तो मेंस में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड मुझसे बेहतर आप खुद ही जानते हैं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन में, राइट। इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता आपको इस पेड पैकेज में, मैं आपको मंथ के एंड में मिनिमम 150 क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस प्रोवाइड कराता हूं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूरे महीने तक, यानी कि ये क्वेश्चन उन टॉपिक से बनते हैं जो आपने पूरे महीने तक कवर किए हैं, पढ़े हैं, राइट, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी और इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको इस पेड पैकेज में कराता हूं, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको इस पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना है। एंड गाइज, आप पहले लेक्चर देखिएगा, अगर आप नए आए हैं तो पहले लेक्चर देख लीजिए। अगर मैं जो आपको समझा रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। हम लोग बात करेंगे नेशनल एजुकेशन डे के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में। डायरेक्टली सिविल सर्विसेज आपसे पूछ सकती है कि ये नेशनल एजुकेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 11 नवंबर आपको याद रखना है। हम लोग सन 2008 से हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। 11 नवंबर ही क्यों, क्योंकि इस दिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिलती है।
तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर ही क्यों हम लोग नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इंडिया के अंदर एजुकेशन की फील्ड में अपना योगदान दिया था, कंट्रीब्यूट किया था, और उसी चीज को सम्मानित करते हुए हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन डे इनकी बर्थ एनिवर्सरी के डेट पर ऑब्जर्व करना शुरू किया, यानी कि 11 नवंबर पर, राइट। तो यह चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। इसके अलावा अब्दुल कलाम आजाद जी जो है गाइस, तो उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे इसको भी देखते हैं। डायरेक्टली सिविल सर्विस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। पहले एजुकेशन मिनिस्टर हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी थे, राइट। इंडियन स्कॉलर और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, और साथ ही साथ वन ऑफ द सीनियर लीडर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के हुआ करते थे। इन्होंने नेशनल एजुकेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया था जब ये एजुकेशन मिनिस्टर थे उस समय, और इनका मेन फोकस ये रहता था कि प्राइमरी एजुकेशन सभी को फ्री में मिलनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 1992 में इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया था अपनी एजुकेशन की फील्ड में, उसको देखते हुए इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो IIT हम लोग देखते हैं, और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हम लोग देखते हैं, तो उसके ये फाउंडिंग मेंबर के तौर पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए इनके बारे में। इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट में इनका क्या रोल था? तो 1912 में, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर जर्नल से रिलेटेड, वीकली जर्नल है ये, जैसे कि पत्रिका हम लोग को देखने को मिलती है, साप्ताहिक पत्रिका, तो इससे रिलेटेड अक्सर सिविल सर्विसेज क्वेश्चन पूछती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे एक तरफ लिखा रहेगा अल हिलाल, दूसरी तरफ लिखा रहेगा, आपको मैच करना है कि अल हिलाल ये वीकली जर्नल जो है वो किसकी थी, यानी कि किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी आप लोग को याद रखना है कि अल हिलाल एक वीकली जर्नल उर्दू में थी, ये भी याद रखना कि 1912 में इन्होंने उर्दू में ये वीकली जर्नल जो है वो शुरू करी थी, राइट। उस समय मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया हुआ था, तो उसके बाद दो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनके बीच में बहुत इश्यूज हो रहे थे, दंगे वाली स्थिति हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो उसको थोड़ा कम करने के लिए और हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर फोकस करते हुए ये वीकली जर्नल जो है वो स्टार्ट किया गया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा। फिर इसके 2 साल के बाद ही 1914 में बैन कर दिया गया था इस अल हिलाल को। यहां की सरकार ने कहा कि अलगावादी विचारों को ये प्रमोट कर रहा है अल हिलाल, तो इसको देखते हुए यहाँ की सरकार ने जो है वो, ब्रिटिश सरकार ने इसको बैन कर दिया था, ठीक है। तो इसका एक जनरल बस आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने सपोर्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी, और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये शामिल हुए थे 1920 में, राइट। तो ये चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। 1923 की बात करें तो इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, और 1940 में भी ये प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, राइट। तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसके अलावा सेक्युलरिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? धर्म निरपेक्षता को मजबूत करने के इनके क्या योगदान थे, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें बस 1-2 पॉइंट्स आपको याद रखना है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ वहादत ए दीन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल ऑफ वहादत ए दीन जो है वो किससे एसोसिएटेड था, और अगर ऑप्शन में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी अगर लिखा होगा तो आप उस ऑप्शन को करेक्ट टिक करेंगे, क्योंकि इनका जो सेक्युलरिज्म जो था वो प्रिंसिपल ऑफ वहादत ए दीन के आधार पर हम लोग को एक तरफ देखने को मिलता है, यानी कि वन हैंड पर ये प्रिंसिपल ऑफ वहादत ए दीन की बात करते थे, और दूसरी तरफ ये बोलते थे कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो होना चाहिए रिलीजन का वो नहीं होना चाहिए, यानी कि आप रिलीजन वगैरह को जो है वो एक सेपरेट करके मत रखो। अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे हो, इंडिया के अंदर इतने सारे धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं, तो इंडिविजुअल सेंस में रिलीजन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रिलीजन को एक साथ कॉमन तौर पर पढ़ा जाए। इवन उन्होंने, जब ये एजुकेशन मिनिस्टर थे ना, तो उन्होंने इवन ये भी कहा था कि बच्चों को भी, यानी कि सेक्युलर एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाए, और कॉमन वैल्यूज जितनी भी हैं सभी रिलीजन्स की, वो सभी बच्चों को पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के बीच में पक्षपात की भावना आ रही है, राइट, रिलीजन के सेंस में, क्योंकि इंडिया के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं, राइट। और सेक्युलरिज्म को मजबूत करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन रिलीजन के नहीं बनना चाहिए, एक कॉमन तौर पर चीजें होनी चाहिए, और हर एक रिलीजन की जो कॉमन वैल्यूज हैं वो सभी को पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये भी इनके द्वारा कहा गया था। तो इन्होंने बेसिकली ये कहा था कि अगर एक इंसान को सेक्युलर रहना है या फिर सेक्युलरिज्म को अगर प्रमोट करना है तो वो एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा। तो उन्होंने एजुकेशन को सबसे ऊपर रखा था, राइट, क्योंकि इसी के तहत, एजुकेशन के तहत ही एक इंसान का जो माइंड है वो डेवलप होता है, और साथ ही साथ कॉन्शियसनेस उस इंसान की जो है वो भी ऊपर होती है, यानी कि बढ़ती है, स्ट्रेंथन होती है, राइट। तो इस चीज पर इन्होंने मेनली फोकस किया था। तो कुल मिलाकर इनका फोकस ये था कि एजुकेशन के ऊपर, और ये कहा गया था कि रिलीजन को जो है वो सेपरेटली ना पढ़ाया जाए, रिलीजन के बारे में सभी को बताया जाए, राइट, यानी कि जितने भी रिलीजन है इंडिया के अंदर उसकी कॉमन वैल्यूज सभी को पढ़ाया जाए, अलग अलग नहीं होना चाहिए
यानी कि एक स्टूडेंट एक रिलीजन का है तो उसको सिर्फ उसके रिलीजन के बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए, उसको दूसरों के रिलीजन के बारे में भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप करनी चाहिए, जैसे कि एक इंसान जो इंडिया में रह रहा है उसको सभी रिलीजन के बारे में पता हो, सभी रिलीजन की कॉमन वैल्यूज जो है वो उसको पता हो। क्योंकि देखो अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑलमोस्ट सभी रिलीजन के अंदर हम लोग को कॉमन चीजें देखने को मिलती है, इक्वलिटी की बात होती है, ब्रदरहुड की बात होती है, राइट, बात होती है कि दूसरों का भला करना चाहिए, राइट, उस पर बात होती है। तो ये बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं। अब कोई भी किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस टेक्स्ट बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हर एक रिलीजियस टेक्स्ट बुक के अंदर कॉमन चीजें लिखी हुई हैं और वो कॉमन चीज यही कहती है ब्रदरहुड, दूसरों की हेल्प करो, राइट। तो इन सब चीजों पर मेनली फोकस किया जाता है। तो यही वाली चीज है। तो यही चीज इन्होंने कही कि इस प्रकार से एजुकेशन को जो है वो रिलीजन को एजुकेशन के साथ मिक्स करना चाहिए और इंडिविजुअल रिलीजन को नहीं पढ़ाना चाहिए, सेक्युलर रिलीजन को सभी को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज है। और सेक्युलरिज्म की बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आजाद जो थे उनका ये कहना था कि एक इंसान को अपने जो रिचुअल्स है अपने, यानी कि एक इंसान है उसका खुद का एक रिलीजन है तो उसको अपने रिलीजन को जो है वो सीमित नहीं रखना चाहिए, राइट। यानी कि उसके रिलीजन के अंदर जो भी रिचुअल्स है, ट्रेडिशन है, उसी में उसको सीमित नहीं रहना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल जो है उसको और भी डिटेल में अपने रिलीजन जो है उस पर काम करना चाहिए और मेनली फोकस किया उसका जो रिलीजन है वो क्या कहता है कि कौन सा पाथ जो है वो सही है, यानी कि कौन सा रास्ता जो है, कौन सा मार्ग जो है वो सही है, इसकी खोज करना, इसको समझना, राइट। तो इस पर चलना, तो इसके बारे में जो रिलीजन उसको समझाता है उस चीज के बारे में एक इंसान को फोकस करना चाहिए। लोग बाग क्या करते हैं, ज्यादातर रिचुअल्स के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि क्या चीज पहननी है, किस प्रकार से पूजा पाठ करनी है, लोग उस पर फोकस करते हैं। बट जो रिलीजन जो चीज सिखाती है कि किस रास्ते पे चलना है, वही चीज मैंने भी आपको बताया कि ब्रदरहुड, इक्वलिटी, किस रास्ते पे चलना है, वो चीज रिलीजन सिखा रही है। तो लोग बागों को उन चीजों को फॉलो करना चाहिए जो रिलीजन के अंदर सीखने को मिलती है, ना कि उन चीजों को जो कि ट्रेडिशन, रिचुअल, वैल्यूज। देखो ये सब चीजें भी मैटर करती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मैटर करती। हर एक इंडिविजुअल के रिचुअल्स अलग होते हैं, ट्रेडिशंस अलग होते हैं, हर एक मतलब धर्म के अगर हम लोग बात करें तो वो अलग अलग होते हैं, राइट। बट मेन फोकस किस पे करना है कि वो धर्म आपको क्या सिखा रहा है, किस रास्ते पे चलने के लिए वो धर्म आपको कह रहा है, उस पर मेनली आपको फोकस करना है, ना कि उस पर कि आपको किस प्रकार से पूजा पाठ करनी, किस प्रकार से ट्रेडिशन को फॉलो करना है, राइट, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। उस पर आप ज्यादा फोकस मत करो, आप फोकस करो कि आपका धर्म आपको क्या सिखा रहा है, किस रास्ते पे चलने के लिए कह रहा है। वही एक इंपॉर्टेंट चीज है और वही चीज जो है वो सेक्युलरिज्म को झलकाएगी, क्योंकि हर एक धर्म जो है वो इन्हीं सब चीजों की बात करता है, ब्रदरहुड, इक्वलिटी, दूसरों की सेवा करना, है ना। किसी भी आप रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ो। चलो एनीवेज, ये था इनके बारे में कुछ बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, राइट। अब आगे की चर्चा करेंगे। अब बात हो रही है यहां पर हजीरा घोघा रो पैसेंजर फेरी सर्विस के बारे में। इसका भी उद्घाटन हुआ है तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया है इस सर्विस का, राइट। और ये गुजरात के अंदर है, याद रखिएगा, हजीरा घोघा। मैं आपको गुजरात का मैप भी इसलिए मैंने यहां पे रखा है, यहां पर देखिए आप घोघा है और यहां पर हजीरा है। इसके बीच में ये वाला जो एरिया आपको छूटा हुआ नजर आ रहा है ना, ये वाला एरिया, यहां से जो है वो इस प्रकार का बोट जो है, वेसल जो है वो चलेगी और ये पैसेंजर वेसल होगा और पैसेंजर के साथ साथ यहाँ पर सामान भी रखा जाएगा, तो यहां से सामान वगैरह जो है वो पहुंचा जाएगा, राइट, घोघा से हजीरा की तरफ। तो देखो ये वाली चीज भी आप थोड़ी याद रखना, घोघा कहां पर है, हजीरा कहां पर है, राइट। तो ये गुजरात के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये गुजरात के अंदर ये चीज जो है वो शुरू हुई है, राइट। रो पैसेंजर फेरी सर्विस ये हम लोग को देखने को मिल रही है। ये साउथ गुजरात को और सौराष्ट्र रीजन को कनेक्ट करेगी। देखो आप, ये नीचे वाला जो एरिया, ये सौराष्ट्र रीजन है और साउथ गुजरात का एरिया है, तो इसको ये कनेक्ट करेगी, राइट, ऊपर वाले एरिया से। और यहां पर पहले इस क्षेत्र पर पहुंचने के लिए 370 किलोमीटर होकर गुजरना पड़ता था, बट अब उस डिस्टेंस को कम करके 90 किलोमीटर मात्र कर दिया गया है। तो अब सिर्फ 90 किलोमीटर ट्रैवलिंग होगी और पहुंचाया जा सकेगा हजीरा से घोघा या फिर घोघा से हजीरा के बीच में सामानों को, लोगों को, राइट। तो ये चीज है। तो इसमें कार्गो ट्रैवल टाइम भी बच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा सामान वगैरह, और जल्दी पहुंच जाएगा और डिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब क्या है कि फ्यूल, जो पेट्रोलियम है वो भी बचेगा, क्योंकि 370 किलोमीटर ट्रैवल करने में पेट्रोलियम ज्यादा लगता था, अब वो भी कम लगेगा। और ट्रक जब जाते थे वाया रोड के थ्रू, ऑब्वियस ही बात है कि एक फेरी जब सामान लेकर जाएगी और ट्रक सामान लेकर जाएगा तो उसमें डिफरेंस होता है, फेरी ज्यादा सामान लेकर जा सकती है एज कंपेयर टू ट्रक, राइट। तो इसमें भी फायदा होगा, राइट, क्योंकि फ्यूल भी काफी बचेगा, और फ्यूल बचेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी बचेगा। तो बताया जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 9000 लीटर फ्यूल जो है वो पर डे की इसकी बचत होगी, और अप्रोक्सीमेटली 24 मिलियन टन एक दिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो नहीं होगा। तो ये चीज भी यहां पर बताई जा रही है। तो एनवायरमेंट के लिए भी ये फ्रेंडली चीज देखने को मिल रही है, राइट। और इसके अलावा ये फायदा देगा पोर्ट सेक्टर, फर्नीचर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को,
सौराष्ट्र रीजन और कच्छ रीजन में, तो ये सब जो इंडस्ट्रीज है तो उसको एक बूस्ट मिलेगा, राइट। तो ये चीज है, बट आपको मेनली इसकी लोकेशन बस थोड़ी सी पता होनी चाहिए और एक आइडिया होना चाहिए कि वाली सर्विस जो है ये गुजरात के अंदर हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है, राइट। अच्छा, इसमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज और आप लोग को मिली है, हालांकि ये तो इस टॉपिक की बात कर रहा है कि इतना फ्यूल बचेगा और इतना कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। आप दूसरे टॉपिक्स में भी लिख सकते हैं जहां पर भी इस प्रकार की जो मतलब चीज हम लोग को देखने को, चाहे वो ब्रिज ही क्यों ना हो, कहीं पर एक ब्रिज अगर बन गया हो, क्योंकि ब्रिज भी जो है वो एक अच्छे खासे डिस्टेंस को जो है वो मतलब बहुत, जो ब्रिज क्यों बनता है, क्योंकि ब्रिज इसलिए बनता है क्योंकि जैसे कि ये दो ब्रिज हैं, ठीक है, अरे यार ये बन नहीं रहा है, आप समझ जाओ, ठीक है, दो ब्रिज, दो पहाड़ के बीच में एक ब्रिज बन रहा है। अब ब्रिज मतलब क्या कर रहा है, ब्रिज कनेक्टिविटी को जो है वो लेकर आ रहा है और डिस्टेंस ट्रैवल को कम कर रहा है। पहले पूरा गोल घूम के जाना पड़ता था इस एरिया पे, अब अगर एक ब्रिज बन जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि ब्रिज बनने का मतलब क्या है कि उस एरिया पर गोल घूम के नहीं जाना पड़ेगा, आसानी से जो है वो जाया जा सकता है, कम ट्रैवल टाइम लगेगा। तो आप इसको यहां पर, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज को इस प्रकार से भी अपने मेंस में लिख सकते हैं, अगर इस प्रकार का कोई टॉपिक आता है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड, कि जब हम लोग ब्रिज बनाते हैं, जब हम लोग डिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग फ्यूल की भी बचत कर रहे हैं, टाइम की तो बचत कर रहे हैं, फ्यूल की भी बचत कर रहे हैं, और फ्यूल की बचत करने का मतलब यह है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को भी रोक रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा आपका आंसर, राइट। और भी काफी सारे डायमेंशन आपके मेंस में कवर होंगे इसके चलते, राइट। तो ये चीज भी थोड़ी सी याद रखिएगा मेंस पर्सपेक्टिव से। आगे की बात करें, जिंगटैंग पोर्ट की यहां पर बात हो रही है, तो जिंगटैंग पोर्ट अगर क्वेश्चन आ जाए कहां पर है, तो सिंपली बस आपको पता होना चाहिए कि ये चाइना में ये पोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि यहां पर एक जग आनंद, ये शिप है, ये बेसिकली जग आनंद, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना ये सब चीजें, बट फिर भी एक आपको बता देता हूं मैं कि चाइना जो है वो शिप को छोड़ नहीं रहा है, यानी कि शिप को अपने पोर्ट पे उसने रखा हुआ है और इसको जो है वो फ्री नहीं कर रहा है, यानी कि जाने नहीं दे रहा। और नहीं जाने देने का आंसर ये दे रहा है कि कोरोना वायरस चल रहा है और उसके चलते ये नहीं चाहता कि कोरोना वायरस चाइना से इस शिप के माध्यम से स्प्रेड हो, दूसरी जगह जाए, तो इसलिए अपने इस शिप को जो है वो इसने रोक के रखा हुआ है। हालांकि अपने लिए मेन जो काम की चीज है वो ये पोर्ट है, जिंगटैंग पोर्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि जिंगटैंग पोर्ट कहां पर है, चाइना के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये एक आर्टिफिशियल डीप वाटर इंटरनेशनल सी पोर्ट है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, यानी कि पहले ये पोर्ट नहीं हुआ करता था, फिर चाइना ने इसको बनाया, जैसे कि चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स वगैरह बनाती है ना, तो वैसे इसने ये पोर्ट जो है वो बनाया, डीप वाटर इंटरनेशनल सी पोर्ट। ये नदर्न चाइना में हम लोग को देखने को मिलता है और ये बोहई बे में भी है और या फिर बोहई सी में भी है। तो क्वेश्चन देखो ये भी बन सकता है बोहई सी कहां पर है, तो आपको ये वाली लोकेशन भी थोड़ी सी पता होनी चाहिए बोहई सी की, राइट। दो बोहई सी हम लोग को चाइना में ही देखने को मिलती है, यहीं पर ही बोहई सी या बोहई बे, ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये है, ये वाला, ये बोहई बे, जहां पर मेरा पेन यहां पर देखा आपने, राइट। तो ये चीज, कुछ लोकेशन वाली चीज जो होती है ना, अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाती है। तो तीन चीज याद रखना, जिंगटैंग पोर्ट, राइट, चाइना के अंदर है, बोहाई सी भी चाइना में हम लोग को देखने को मिलती है और बोहाई बे भी चाइना के अंदर है, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में बस। आगे की बात करें, पन्ना टाइगर रिजर्व, कोई मुझे बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे तुरंत लिखकर कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पर लोकेटेड है, इसकी लोकेशन बताइए, फटाक से बताइए। तो पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस जो है वो मिल गया है, पन्ना टाइगर रिजर्व को। और आप मुझे ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके स्टेट के अंदर कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, राइट। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो मध्य प्रदेश का है ये पन्ना नेशनल पार्क, इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मिल गया है, राइट। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिलता है, यहाँ पर टाइगर्स रहते हैं, राइट। और हर साल यूनेस्को क्या करती है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नए नए लेकर आती है और जो पुराने जो बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह जो होते हैं उसको भी ये रिमूव कर देती है और बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के पर्पस के लिए ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो लेकर आती है, बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के पर्पस के लिए। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की थोड़ी सी बात करेंगे, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो किसका है, तो यूनेस्को का है, ये वाली चीज भी थोड़ी सी याद रखना, राइट। ये जो आइडिया था बायोस्फीयर रिजर्व का, ये शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1974 में और इसी के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि बायोस्फीयर का कंजर्वेशन करना है इंटरनेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ, राइट। और इसको लॉन्च 1971 में किया गया था और यूनेस्को के MAB को, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिलता है। स्टैब्लिश किया जाता है साइंटिफिक बेसिस के आधार पर कि पीपल और एनवायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव करें, हम लोग किस प्रकार से कंजर्व करें जिससे कि लोगों को भी हानि ना हो, लोगों का भी जो डेवलपमेंट जो होता है ना, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं लोग बाग, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, राइट, बिल्डिंग्स वगैरह, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो लोग बाग बना रहे हैं, तो लोग बाग सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट भी कर सकें और एनवायरमेंट भी जो है वो
कंजर्व रह सके, प्रोटेक्टेड रह सके, कि ना ही एनवायरमेंट को नुकसान हो, ना लोगों की प्रगति को, ग्रोथ को नुकसान हो। तो ये दोनों चीज को साइंटिफिक तरीके से बैलेंस करते हुए किया जाता है इस प्रोग्राम के तहत, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। ये कंबाइन करता है नेचुरल और सोशल साइंस को, इकोनॉमिक और एजुकेशन को, इंप्रूव करता है ह्यूमन लाइवलीहुड को, और मतलब इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स पर भी फोकस करता है। वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई कि एनवायरमेंट को भी नुकसान ना हो, कि सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहे, इस पर मेनली फोकस किया जाता है। नेचुरल और मैनेज्ड इकोसिस्टम को सेफगार्ड करने पर फोकस रहता है। ये इनोवेटिव अप्रोचेस को प्रमोट करता है, जिसके चलते इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, राइट। सोशली और कल्चरली अप्रोप्रिएट और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल सके। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की साइंटिफिक तरीके से इस प्रकार की एक्टिविटी करना, जिससे कि एनवायरमेंट को भी नुकसान ना हो और ह्यूमन ग्रोथ के ऊपर भी, डेवलपमेंट के ऊपर भी पाबंदी किसी प्रकार की ना हो पाए। और इसके तहत हम लोग को देखने को मिलता है कि जो प्रोटेक्शन जो होती है वो ना ही फ्लोरा और फोना के लिए ग्रांट की जाती है। इसका मतलब यह है कि ना ही सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स की प्रोटेक्शन पर फोकस किया जाता है, बल्कि ह्यूमन कम्युनिटीज की भी प्रोटेक्शन पर फोकस किया जाता है, राइट। और इंडिया का पहला जो रिजर्व था जिसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था, वो तमिलनाडु की नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग को देखने को मिला था, जो कि 2000 में, सन 2000 में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? तमिलनाडु में है। और ये यूनेस्को की लिस्ट में पहला इंडिया की तरफ से रिजर्व हम लोग को देखने को मिला था, जो कि शामिल किया गया था। थोड़ी सी चर्चा पन्ना टाइगर रिजर्व की भी करते हैं। विंध्या माउंटेन रेंज पर ये सिचुएटेड है। नदन पार्ट जो मध्य प्रदेश का है, वहां पर ये हम लोग को देखने को मिलती है। यहां पर केन नदी आती है। केन नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? यमुना नदी की। आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे अभी के अभी कि यमुना नदी की और भी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। एंड गाइस देखो, जो भी मैं आप लोग को टास्क देता हूं, लिखने के लिए कहता हूं या पढ़ने के लिए कहता हूं, वो आप कहीं पे लिखते चला करो, क्योंकि ये पूरे टास्क आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। जो भी चीज मैं बता रहा हूं वो आपको करना है, मतलब करना है कुछ भी करके, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि यमुना नदी के बारे में मैं ट्रिब्यूटरीज लिखने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्या पता इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे सिविल सर्विसेज कुछ ना पूछे, यही पूछ ले कि यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी बताइए, राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूं, तो हर एक चीज जो मैं आपको न्यूज में टास्क दे रहा हूं, पढ़ने के लिए कह रहा हूं, वो पेपर पे लिखते चला करो। फिर एंड में भले ही वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट भी कर दिया करो और अपने पास भी उसके नोट्स बना के रख लिया करो। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो क्षेत्र है जहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व है, तो पन्ना आप जानते हैं किसके लिए फेमस है? डायमंड्स के लिए। यहाँ पर डायमंड माइनिंग हम लोग को देखने को मिलती है पन्ना के अंदर, मध्य प्रदेश में। और केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी हम लोग को यहीं पर देखने को मिलता है, इसी टाइगर रिजर्व से होता हुआ गुजरता है, राइट। तो इसके बारे में एक आपको जनरल जानकारी, आइडिया होना चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। अब बात करेंगे हैदरपुर वेटलैंड के बारे में। तो हैदरपुर वेटलैंड कहां पर लोकेटेड है? तो इसकी लोकेशन से रिलेटेड आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आप लोग को याद रखना है। अभी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो काम कर रही है कि ये जो रामसर साइट जो है इसको बनाने के ऊपर, कि ये जो क्षेत्र है तो इसको रामसर साइट जो है वो बनाया जा सके, हैदरपुर वेटलैंड को, ठीक है। तो यह चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में है, इसको रामसर साइट का दर्जा देने पर काम किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, राइट। और यहां पर कौन सी नदी है, यानी कि कौन सी नदी मिलकर इसको एक वेटलैंड बनाती है, या फिर वेटलैंड को बनाने के लिए कौन सी नदी का कंट्रीब्यूशन है? तो गंगा नदी और सोलानी नदी, ठीक है। तो यह चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। और ये 1214 हेक्टेयर के एरिया के ऊपर स्प्रेड है पूरा वेटलैंड। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पर है, उसकी बाउंड्री पर ये लोकेटेड है। देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? उत्तर प्रदेश, याद रखना, ठीक है। और यहां पर सर्दियों के समय में माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, यानी कि दूर दराज से बर्ड्स, चिड़िया वगैरह यहां पर आती हैं, राइट। और जिसमें से ग्रे लैग गूस और बार हेडेड गूस भी हम लोग को देखने को मिलती है। और इसको नमामि गंगे के तहत भी आइडेंटिफाई किया जा चुका है, राइट। एक मॉडल वेटलैंड के तौर पर, जो गंगा नदी के किनारे पर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब गाइस बात करेंगे पेपर 2 की न्यूज से। तो देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान की यहां पर बात हो रही है। आपको याद आ रहा होगा 30 सितंबर 2020 को ये टॉपिक को मैंने आप लोग को ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, बट डोंट वरी, अभी फिर से अपन इस पूरे टॉपिक को देख लेंगे एक बार, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में क्या इश्यूज थे। तो देखो, ये जो कंट्री आपको दिखाई दे रही है हमारी इंडिया है, इंडिया के बगल में आप देखेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में आप देखेंगे ईरान, ईरान के ऊपर आप देखेंगे अजरबैजान और आर्मेनिया, ये कंट्री आपको दिखाई देगी। इन कंट्री के बीच में, इन दोनों कंट्री के बीच में एक एरिया है, एक टेरिटरी है, जिसको बोलते हैं नगोर्नो काराबाख, राइट, रीजन। तो क्वेश्चन शायद ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि नगोर्नो काराबाख क्षेत्र जो है वो कहां पर है? तो याद रखना आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। बट अगर आ जाए कि नगोर्नो काराबाख क्षेत्र किसका है,
तो आपको याद रखना है कि ये अजरबैजान का ये क्षेत्र है। तो अब ये पूरा मामला है क्या, मैं अभी आपको इजी तरीके से समझाता हूं। तो देखो, अभी कुछ समय पहले सितंबर लास्ट वीक में इन दोनों कंट्रीज के बीच में इश्यूज हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब्स वगैरह फेंकना शुरू कर दिया था, अटैक होना शुरू हो गया था। तो यहां पर अटैक हुए थे, राइट, हम लोग को देखने को मिले थे, बॉम्बिंग वगैरह यहां पर हुई थी, राइट। तो वो बॉम्बिंग के पीछे का कारण क्या था? सबसे पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए कि ये जो क्षेत्र है उसके ऊपर डिस्प्यूट था। ये दोनों ही कंट्री क्लेम करती है इस क्षेत्र के ऊपर अपना अपना क्लेम। अजरबैजान बोलती है इसका क्षेत्र है, बट हालांकि इंटरनेशनली ये जो क्षेत्र है वो अजरबैजान के कंट्रोल में है और इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है इंटरनेशनली कि ये क्षेत्र अजरबैजान का है। बट आर्मेनिया इस क्षेत्र पर क्यों अपना क्लेम करती है, क्यों बोलती है कि ये क्षेत्र जो है वो आर्मेनिया का है? क्योंकि इस क्षेत्र में जो रहने वाली जो कम्युनिटी है, जो रहने वाले जो लोग हैं, वो आर्मेनियंस है, राइट। तो इसको इस प्रकार से समझो, ये क्षेत्र हुआ करता था आर्मेनिया का, ठीक है, ये क्षेत्र है आर्मेनिया का। अब यहां पर अजरबैजान यहां पर आया और अजरबैजान ने एक्सपेंड किया और ये टेरिटरी जो है वो अजरबैजान के कंट्रोल में चली गई और इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये वाली जो टेरिटरी है वो अजरबैजान की टेरिटरी है। बट हमने अभी क्या देखा, ये टेरिटरी में देखो ये आर्मेनिया है, ठीक है। अब आर्मेनिया अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर है इस जगह पे, तो ऑब्वियसली बात है कि आर्मेनिया में जो रहने वाले जो लोग हैं वो यहीं पर ही रहेंगे, आर्मेनियंस ही यहां पर मौजूद होंगे, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं, एक तो आर्मेनिया इस टेरिटरी के ऊपर अपना कंट्रोल मतलब क्लेम करती है कि ये टेरिटरी जो है उसका कंट्रोल आर्मेनिया को मिलना चाहिए, ये क्लेम इसका है, राइट। और वो इसीलिए है क्योंकि इस टेरिटरी में रहने वाले जो लोग हैं वो आर्मेनियंस हैं और आर्मेनियंस बेसिकली मेजॉरिटी तौर पर क्रिश्चियंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। और अजरबैजान में जो लोग हैं मेजॉरिटी वो कौन है, मुस्लिम्स है। तो ये जो मुद्दा है पूरा इस क्षेत्र पर, ना ही सिर्फ ये टेरिटरी का इशू है, टेरिटोरियल क्लेम का इशू है, सिर्फ हम लोग टेरिटोरियल क्लेम का इशू इसको नहीं कह सकते, हम लोग को यह भी कहना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में। अब आप देखो, एक कंट्री जो कि मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है उसमें अगर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर देखने को मिल रही है, राइट, क्रिश्चियंस वाली, तो ऑब्वियस ही बात है कि इश्यूज तो होंगे ही होंगे। और दूसरी बात, मोटे मोटे तौर पर ये कंट्री जो है यहां पर आर्मेनियंस रहते हैं, राइट, आर्मेनिया के लोग रहते हैं। अब अजरबैजान इस टेरिटरी के ऊपर, इस एरिया के ऊपर अगर अपना कंट्रोल, अपने रूल्स रेगुलेशंस इंपोज करेगी और यहाँ के लोग उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो भी तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा ना। तो इस चीज को आप ऐसे समझो कि कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह क्या है। कॉन्फ्लिक्ट होने की मेन वजह यह है आर्मेनियंस या फिर आप क्रिश्चियंस कह सकते हो, और अजरबैजान में मेजॉरिटी मुस्लिम्स है, तो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आर्मेनियंस यहां पर रहते हैं। अब इस टेरिटरी को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जा चुका है कि अजरबैजान का एरिया है, अजरबैजान की टेरिटरी है, राइट। तो इस टेरिटरी के ऊपर अगर अजरबैजान कोई भी रूल्स इंपोज करती है और अगर यहां पे रहने वाले लोग जो है वो उस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे, राइट। तो ये दो तरीके से आप लोग को इस टॉपिक को देखना है। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हुआ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हुआ क्योंकि ये जो एरिया है यहां पर आर्मेनियंस रहते हैं और दूसरा आर्मेनियंस क्रिश्चियंस हैं और अजरबैजान के अंदर मुस्लिम्स रहते हैं। तो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है और आर्मेनियन और अजरबैजान के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। और हालांकि ये टॉपिक अभी न्यूज में दोबारा से इसलिए है क्योंकि रशिया की मध्यस्थता में ये दोनों कंट्रीज के बीच में एक पीस डील हुई है कि अब दोनों कंट्रीज ने माना है कि अब ये एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, राइट। तो सिंपल सा ये वाला जो बस टॉपिक था। हालांकि इससे पहले भी इस प्रकार के एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं, रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ने करवाए, बट अगेन दोनों के बीच में इश्यूज तो होते ही रहते हैं। अब इश्यूज होने की वजह मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है कि इश्यूज होने की क्या वजह है। कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। काफी लंबे समय से ये कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों कंट्रीज के बीच में हो रहा है और बहुत ही बुरी स्थिति जो है वो कई बार हो चुकी है, एक बार ही नहीं कई बार हो चुकी। 1990s में तो बहुत ही बुरी स्थिति थी, थोड़ा रिलैक्स हुआ, फिर जाकर स्थिति खराब हुई। तो इस प्रकार की चीजें चल रही हैं यहाँ पर, राइट। मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया कि इंटरनेशनली अजरबैजान का ये पार्ट है, अजरबैजान इसको रिकॉग्नाइज करती है, राइट। और यहाँ पर जो रहने वाली जो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो आर्मेनियंस यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और इसके अलावा यही एक इशू है मुस्लिम्स का और क्रिश्चियंस का, ये इशू हम लोग को देखने को मिलता है पूरा ओवरऑल। तो बस यही चीज है जिसके बारे में बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जीएसपी के बारे में, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस ट्रेड प्रिविलेज के बारे में, तो याद आ रहा होगा अपन ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। अपन ने चर्चा करी थी कि अभी जो जॉय बिडेन जो है वो इंडिया के लिए कैसे हेल्पफुल रह सकते हैं, यानी कि कैसे मदद करेंगे इंडिया की ग्रोथ के लिए। तो हमने ये भी चर्चा करी थी कि जीएसपी जो है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो है, उस लिस्ट में इंडिया को दोबारा से शामिल कर लिया जाएगा। आपको पता होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को इस लिस्ट से हटा दिया था। इस लिस्ट से इंडिया को हटाने का मतलब क्या था कि इंडिया को काफी सारे जो प्रिविलेजेस जो है वो अब नहीं मिलेंगे। देखो मैं आपको बताता हूं इजी तौर पर, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर थ्योरी अपन देख लेंगे
कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये इस प्रकार का सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत यूनाइटेड स्टेट्स क्या करती है, एक लिस्ट तैयार करती है। इस लिस्ट में होती है डेवलपिंग कंट्रीज का नाम, राइट, और इस लिस्ट के साथ प्रोडक्ट्स के नाम लिखे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस लिस्ट में जो कंट्रीज हैं वो कंट्रीज अगर जो प्रोडक्ट्स इसमें बताए हुए हैं इस लिस्ट में ही, कि इस लिस्ट के साथ एक प्रोडक्ट्स भी दिए जाते हैं, कि जैसे कि एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री इस लिस्ट के अंदर है डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। अब ये डेवलपिंग कंट्री अगर यूएसए में कुछ सामान भेजती है, राइट, और वो सामान इस लिस्ट की, इस प्रोडक्ट लिस्ट में अगर मौजूद है, तो उस सामान के ऊपर यूएसए जो है वो कम इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएगा, राइट। इंपोर्ट ड्यूटीज उस प्रोडक्ट के ऊपर कम लगाई जाएंगी एज कंपेयर टू नॉर्मल तौर पर जो इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं। क्योंकि देखो किसी भी कंट्री के अंदर जब हम लोग सामान को इंपोर्ट कराते हैं तो उस पर लगती है कुछ ड्यूटीज, कुछ टैक्सेस हम लोग को देखने को मिलता है, कस्टम ड्यूटीज जिसको अपन कहते हैं, है ना। तो जो भी कंट्री मतलब बताए गए जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अगर भेजेगी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, राइट, एक्सपोर्ट करेगी, और यूनाइटेड स्टेट्स उस प्रोडक्ट को अगर इंपोर्ट करती है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएगी, ज्यादा कस्टम ड्यूटीज नहीं लगाएगी, डिस्काउंटेड कस्टम ड्यूटीज उस प्रोडक्ट के ऊपर लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ, आसानी से वो प्रोडक्ट यूएसए के अंदर जाएगा और यूएसए के मार्केट में वो प्रोडक्ट आसानी से बिक सकेगा। क्योंकि जब इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर तो ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है, और जब प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है और मार्केट के अंदर जाती है, लोकल मार्केट में वो प्रोडक्ट, तो ऑब्वियस ही बात है कि उस प्रोडक्ट को शायद लोग ज्यादा ना परचेज करें, क्योंकि लोग बाग फिर तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को परचेज करेंगे जिसकी प्राइस कम रहेगी, उसके ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट को देखेंगे, राइट। तो ये बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटीज इसलिए भी लगाती हैं कंट्रीज क्योंकि जिससे कि उनका डोमेस्टिक मार्केट बचे। बट यहां पर यूएसए क्या करती है, यूएसए प्रमोट करती है डेवलपिंग कंट्रीज को कि डेवलपिंग कंट्री यूएसए में सामान भेजकर प्रॉफिट कमाए और उस प्रॉफिट से वो डेवलपिंग कंट्री जो है वो डेवलप हो, राइट, उनकी ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट हो। तो इस प्रकार से यूएसए डेवलपिंग कंट्री का सपोर्ट करती है, और इस सपोर्ट के तहत डेवलपिंग कंट्रीज का प्रॉफिट भी जो है वो बचता है, क्योंकि अब ड्यूटीज कम लगेगी तो जो भी एक्सपोर्टर है, जिसने एक्सपोर्ट किया है, जो भी मैन्युफैक्चरर का ये प्रोडक्ट है, तो उसको तो प्रॉफिट मार्जिन उसका ज्यादा हो जाएगा ना। तो अल्टीमेटली फायदा किसका हो रहा है, उस कंट्री का हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री का। तो इस प्रकार से हेल्प करती है ये यूएसए डेवलपिंग कंट्रीज की। बट पिछले साल हमने देखा कि यूएसए ने इंडिया को इस लिस्ट से हटा दिया था, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने। बट अब जॉय बिडेन बोल रहा है कि विचार करेगा कि इंडिया को दोबारा से इस लिस्ट में ऐड करने का। तो इसलिए ये टॉपिक जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का न्यूज में देखने को मिला था। अब अपन थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग तो आपको डेवलप हो ही गई होगी, राइट। तो ये इंडिया के लिए ये हम लोग को देखने को मिली थी, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जून 2019 में हटा दिया था इंडिया को इस लिस्ट से। ये एग्जैक्टली है क्या, तो यूएसए का एक ट्रेड प्रोग्राम है जिसके तहत यूएसए इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपिंग वर्ल्ड में प्रमोट करती है। यानी कि वही चीज मैंने आपको बताई कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो ग्रोथ कर सकें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके डेवलपिंग कंट्रीज का, तो उसको प्रमोट करने के पर्पस के लिए ये यूएसए का प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है। करीब 4800 प्रोडक्ट्स की ये लिस्ट होती है। इन प्रोडक्ट्स को अगर ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अगर इन 4800 प्रोडक्ट्स को अगर भेजती हैं, राइट, यूएसए के अंदर, तो यूएसए उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है वो कम लगाएगा। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, ड्यूटी फ्री एंट्री है। कहीं पर भी ड्यूटी फ्री एंट्री लिखा होता है ना, तो उसका मतलब ये आप मत समझना कि उसके ऊपर एक भी रुपए ड्यूटीज नहीं लगेगी, एक भी रुपए टैक्स नहीं लगेगा, लगेगा कम लगेगा, राइट। जीरो ड्यूटीज भी जब हम लोग देखते हैं ना, कहीं पर लिखा रहता है कि जीरो ड्यूटीज है, दैट डजंट मीन कि जीरो ड्यूटी यानी कि उसके ऊपर एक भी रुपए जो है वो टैक्स नहीं लगना। उसमें लगता है बट कम लगता है एज कंपेयर टू जैसे कि दूसरे जो नॉर्मल, यानी कि जिस भी कंट्री को एडवांटेज नहीं मिला है तो उस कंट्री के ऊपर ज्यादा ड्यूटीज लगेंगी, जो नॉर्मल ड्यूटीज बताई गई वो लगेंगी, और जिन कंट्रीज को एडवांटेज दिया जा रहा है उनको डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो यह चीज है, ठीक है। तो ड्यूटी फ्री का मतलब डिस्काउंटेड ड्यूटीज जो है वो लगती हैं, कम ड्यूटीज लगती हैं, और ये 129 कंट्रीज को इसमें फायदा दे रही है यूनाइटेड स्टेट्स। और जीएसपी की शुरुआत करी थी यूनाइटेड स्टेट्स ने 1976 में, और ये ट्रेड एक्ट 1974 के तहत किया गया था, और नॉन रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर ये हम लोग को देखने को मिलती है। नॉन रेसिप्रोकल बेसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा, यानी कि गिव एंड टेक वाला सिनेरियो। बट नॉन रेसिप्रोकल यानी कि हम आपका फायदा करेंगे, आप हमारा फायदा करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ना हमें कोई मतलब रखना है। यानी कि वन साइडेड एग्रीमेंट होता है एक प्रकार का, या फिर वन साइडेड डील होती है ये, कि हम आपका फायदा प्रोवाइड कराएंगे और हम ये नहीं सोचेंगे कि आप भी हमारा किसी प्रकार से फायदा प्रोवाइड कराओ। बट हाँ, कुछ कुछ तरीकों से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फायदा ले ही लेता था डेवलपिंग कंट्रीज का, राइट। तो वो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि ये फायदा नहीं लेती, लिया जाता है फायदा। ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराकर डेवलपिंग कंट्रीज का सपोर्ट जो है वो हासिल कर लिया जाता है। वो तो एक डिप्लोमेटिक इशू है, वो ऑन पेपर नजर नहीं आते हैं, राइट। ऑन पेपर तो अच्छी बातें लिखी जाती है, बट मतलब प्रैक्टिकल अगर हम लोग चीजों को देखें तो अगर यूएसए किसी डेवलपिंग कंट्री का सपोर्ट कर रही है इस तरीके से, तो ऑब्वियस ही बात है कि इंटरनेशनल फोरम पे यूएसए
मतलब हाथ पकड़कर उस डेवलपिंग कंट्री का जो है वो अपनी तरफ खींच सकती हैं, राइट। और वो डेवलपिंग कंट्री मना भी नहीं करेगी क्योंकि यूएसए उसको सपोर्ट कर रही है। तो ये डिप्लोमेटिक लेवल पर चीजें अलग तरीके से देखने को मिलती है हम लोगों को, राइट। क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, आप अगर किसी फ्रेंड की हेल्प कर रहे हो और ये बोल के कि यार तू मेरे नोट्स ले ले, मुझे मतलब नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, बट कल को अगर आपको कोई जरूरत पड़ जाए उसकी, तो आप उसको बोल भी सकते हो, और वो आपको मना इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको भी पता है सामने वाले को कि आपने उसकी मदद करी है। तो ये एक प्रकार का मतलब अंडरस्टैंडिंग और रिलेशन डेवलप हो जाता है, राइट। बट अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो फिर आप आगे चल के आपको ये चीज दिमाग में रहेगी कि हाँ यार मैंने इसकी हेल्प मांगी थी और मैंने इसकी इतनी हेल्प करी, इसने मेरी हेल्प नहीं करी। तो क्वाइट पॉसिबल आगे चल के आप उसको चीजों मतलब उसको जो आप फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे थे, जो नोट्स वगैरह देते, शायद आप आगे चल के नोट्स देना बंद कर दो। तो उस कंट्री को भी डर रहता है कि अभी मैं मना कर दूंगा तो पता लगे फायदा ना दे तो यूएसए आगे चल के। तो ये डिप्लोमेटिक इश्यूज होते हैं, और ये डिप्लोमेटिक चीजें आप पढ़ोगे जनरल स्टडीज पेपर 2 में आपका टॉपिक, और जिन स्टूडेंट्स का पीएसआईआर ऑप्शनल है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको पढ़ना ही है और ये अंडरस्टैंडिंग तो उनको अच्छे से डेवलप करनी है, राइट। तो ये होता है जीएसपी। जीएसपी का ऑब्जेक्टिव यही है कि पुअर कंट्रीज जो है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है, उनको उनमें डेवलपमेंटल सपोर्ट जो है वो लेकर आना है, यानी उनको सपोर्ट करना, कुल मिलाकर एक्सपोर्ट्स वो प्रमोट करवाना उनके, कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो करें। एक्सपोर्ट करेंगे तो फायदा होगा उस कंट्री का, राइट। तो इस प्रकार से जो है वो कंट्री की हेल्प की जाती है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। और इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है वो डायरेक्टली बेनिफिट करते हैं इस चीज से, जीएसपी से, क्योंकि उनको कम ड्यूटीज जो है वो पे करनी होती है। अब देखो आप, रिड्यूस्ड टैरिफ और ड्यूटी फ्री एंट्री, समझ रहे बातों को। और हम लोग कब यूज करते हैं किसी भी चीज में, या हम लोग कब यूज करते हैं, राइट, क्योंकि वो ऑप्शन के तौर पे होता है, ये ले लो या ये ले लो, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, राइट। तो ये दोनों एक ही चीज होती है, रिड्यूस्ड टैरिफ या ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री का मतलब वो नहीं है कि बिल्कुल एक भी रुपए ड्यूटी नहीं लगेगी, लगेगी पर कम लगेगी, ठीक है। रिड्यूस्ड टैरिफ यहां पर हम लोग को देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जब वो प्रोडक्ट मतलब जिसके ऊपर ड्यूटीज कम लगती है, तो वो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो इक्विवेलेंट के तौर पर ही, यानी कि 19-20 का फर्क होता है। जो यूएसए के अंदर वो प्रोडक्ट है और जो इंपोर्ट किया प्रोडक्ट, तो उसमें 19-20 का वैल्यू होता है, और इस चीज के चलते वहां पर कंपटीशन एक अच्छा बन जाता है और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फायदा होता है। इस प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस यूएसए के अंदर काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो इससे अल्टीमेटली एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, नए नए एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो मार्केट के अंदर एंटर होते हैं, राइट। और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस चीज के चलते अल्टीमेटली उस कंट्री को फायदा मिलता है, राइट, जो एक्सपोर्ट करती है और जो डेवलपिंग कंट्री होती है। तो इस तरीके से यूएसए मदद करता है, हेल्प करता है कंट्रीज की, ठीक है। अब इस न्यूज में बात करेंगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के बारे में। तो ये वर्चुअल हम लोग को देखने को मिलेगी। ये जो चौथा एडिशन इसका होने वाला है दिसंबर में, तो वर्चुअल होगा ये कोरोना वायरस के चलते, राइट। हालांकि इसके बारे में मैं आप लोग को अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़ा चुका हूं, बट मुझे अभी आपको ये COAI, देखो इसको ये कोट लिखा हुआ, इसको आई कर देना, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में मुझे अभी आपको बताना है। तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में दोबारा से मैं आपका कवर करा रहा हूं, एक अपडेट है छोटा सा, फिर भी बता देता हूं मैं आपको कि क्योंकि ये टॉपिक जो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये इसके पीछे हम लोग को देखने को मिलती है, और इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें हम लोग को 50 से ज्यादा कंट्रीज देखने को मिलेंगी, 110 से ज्यादा ग्लोबल स्पीकर्स मौजूद होंगे, स्टार्टअप्स मौजूद होंगे, राइट। 3 दिन का ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलेगा। इसकी जो थीम है वो है इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल, राइट। और ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है, याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, राइट। और ये इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को, एकेडमिया को और भी दूसरे इकोसिस्टम प्लेयर्स जो टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड के हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको साथ में रखती है ये, और वहां पर डिस्कस करेगी ये आने वाले समय में भी दिसंबर में, कि किस प्रकार से इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स जो है उसको बढ़ाया जा सके, राइट। और कौन सी फील्ड में, तो स्पेशली फोकस किया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, राइट, और सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर। तो ऐसी जो मेजर थीम्स है इस पर फोकस करते हुए यहां पर डिस्कशन होगा, राइट। और COAI की बात करें तो ये 1995 में बनाई गई थी। ये एक नॉन गवर्नमेंटल सोसाइटी है। इसका विजन है कि इंडिया को इसे ग्लोबल लीडर या ग्लोबल हब के तौर पर एस्टैब्लिश करना है। किस चीज का ग्लोबल लीडर या ग्लोबल हब? तो मोबाइल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट्स और उससे एसोसिएटेड सर्विसेज, राइट। और ये फोकस करती है नेशनल टेली डेंसिटी 100% हो, जिसमें ब्रॉडबैंड भी इंक्लूडेड हो। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया में हर जगह टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क्स अवेलेबल हो, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। तो इस पर इसका मेनली फोकस होता है, राइट, COAI का। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इंडिया और इटली के बीच में अभी रिसेंटली एक वर्चुअल समिट हम लोग को देखने को मिली है। इटली की आप लोकेशन देखो, इटली कहां पर है? मेडिटेरेनियन सी पर है। तो अभी आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, वीडियो को पूरा कंप्लीट करने के बाद, लेक्चर को देखने के बाद आप
आपके दीवार के में जो आपने बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगा के रखा है, और अगर नहीं लगा के रखा है तो जरूर ले लीजिएगा एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप। फिर वहां पे जाइएगा, आप वहां पे जाकर मेडिटेरेनियन सी के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं उनको आप एक बार देखिए और उस पर हाथ लगाइए, यानी कि हाथ से सभी कंट्रीज को टच करिए, राइट। मेडिटेरेनियन सी के साथ जो भी कंट्री अपनी बाउंड्री शेयर करती है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे क्वेश्चन अक्सर सिविल सर्विसेज पूछती है। तो देखो, इंडिया और इटली के जो रिलेशनशिप है वो पिछले कुछ सालों से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ग्रो हो रहे हैं, राइट। इसमें ग्रोथ नजर आ रही है रिलेशनशिप में इंडिया और इटली के बीच में। तो उस चीज को यहां पर वर्चुअल समिट के दौरान अप्रिशिएट किया गया, और यहां पर जितने भी रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज हैं, दोनों कंट्रीज मिलकर उन इश्यूज को टैकल करने के ऊपर काम करती है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को। स्पेशली अगर हम लोग बात करें G20 की, राइट, ग्रुप ऑफ 20 नेशन की, तो उसमें भी यानी कि G20 की जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसमें भी जो भी मामला होता है, इश्यूज होता है, उसमें इंडिया इटली का सपोर्ट करती है, इटली इंडिया का सपोर्ट करती है। तो ये चीज भी देखने को मिली है, राइट। और इसके अलावा इटली की अगर हम लोग बात करें तो इटली 2021 में प्रेसिडेंसी के तौर पर हम लोग को देखने को मिलेगी कि इटली G20 को हेड करेगी 2021 में, और 2022 में इंडिया G20 को हेड करेगी। अब आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि एट प्रेजेंट किस कंट्री के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। इसके बारे में कुछ दिनों पहले ही हम अपन ने डिस्कस भी किया हुआ है, राइट। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। और बताया जा रहा है कि इंडिया और इटली जो है वो G20 ट्रोइका का पार्ट हम लोग को देखने को मिल रही है 2020 से। इसका मतलब क्या हुआ ट्रोइका? तो ट्रोइका का मतलब एक कंट्री जिसके पास प्रेसिडेंसी होती है, फिर दूसरी कंट्री जिसके पास प्रेसिडेंट, यानी कि 2020, 21 और 22 में जिन जिन कंट्रीज के पास प्रेसिडेंसी है तो वो ट्रोइका बोली जाती है, राइट। यानी कि ये तीन कंट्री जो है वो प्रेसिडेंसी होंगी आने वाले 3 सालों में, तो इस चीज को ट्रोइका कहा जाता है, राइट। और इंडिया इटली के डिसीजन को वेलकम कर रही है कि इटली ने अभी डिसाइड किया कि इटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली है, तो इंडिया ने उस चीज को वेलकम किया है। दोनों कंट्रीज के बीच में 15 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट्स हुए हैं, राइट, अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें एनर्जी है, फिशरीज है, शिप बिल्डिंग है, राइट, डिजाइन है, और भी काफी सारे सेक्टर्स हैं जो जिसमें MOU एग्रीमेंट वगैरह साइन हुए हैं। ऐसे 15 सेक्टर्स हैं। और दोनों कंट्रीज ने कहा है कि 2012 में, आपको पता होगा मैंने इस टॉपिक को भी आप लोग को पढ़ाया हुआ है कि 2012 की बात थी, एक इटली की एक शिप थी, एक हम लोग को देखने को मिली थी बोट, वो बोलेंगे वेसल, एक इटली का वेसल था जो कि इंडिया के पास था, इंडिया के केरला कोस्ट के काफी नजदीक था। तो जो केरला के जो मछुआरे थे वो उस पर्टिकुलर जो शिप है उसके नजदीक जा रहे थे। तो उस शिप को लगा, इटली की शिप को लगा कि यार ये जो लोग आ रहे हैं तो ये मतलब कुछ हो सकता है कि कुछ स्मगलर्स वगैरह हो सकता है कि ये कुछ डकैत वगैरह हो। तो इसको सोचते हुए इस तरीके से तो उन्होंने इटली की नेवल जो पर्सन्स थे, ऑफिशियल्स जो थे, उन्होंने ये बोट में बैठे हुए मछुआरों को मार दिया, राइट। तो जान ले ली थी 2 मछुआरों की। तो उसका केस चल रहा था 2012 से अभी तक पूरा केस चल रहा है। तो उस पर भी ये दोनों कंट्रीज ने, यानी कि इटली ने सपोर्ट किया और इटली ने कहा कि जो गुनहगार है, जो हत्यारे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। तो इस पर भी इटली ने यहां पर सपोर्ट किया। तो ये चीज भी नजर आई, देखने को मिली। तो इस इशू के बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इटली के जो नेवल ऑफिशियल जो हम लोग को देखने को मिले थे, तो उन्होंने अटैक किया था इंडियन फिशरमैन्स को और मार दिया था। तब से वो हमारे इंडिया की जेल में हम लोग को देखने को मिले। तो इस केस के बारे में भी मैंने आपको अभी कुछ, मेरे ख्याल से 1 महीना ही हुआ शायद, अपन ने इस केस को भी डिस्कस किया था, राइट। और इसके अलावा इटली जो है वो इंडिया की 5वीं लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन के अंदर। और बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो 2019 में 9.52 बिलियन यूरोस का ट्रेड इंडिया और इटली के बीच में नजर आया। और इटली जो प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसमें 16वें नंबर पर जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं इटली के द्वारा, राइट। तो ये चीज है जिसका एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। उसकी बात करें तो देखिए, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट, तो उनके इन जो प्रोजेक्ट्स अभी अटके हुए हैं, जिनको फंडिंग नहीं मिल पा रही है, राइट, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराएगी सरकार। उसको लेकर एक स्कीम आ गई है, स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू PPPs इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं, और स्पेशली ऐसे प्रोजेक्ट जो वायबिलिटी गैप फंडिंग के हम लोग को नजर आते हैं, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनको फंडिंग वगैरह नहीं मिल पा रही है, तो उनको रिकॉग्नाइज करना। और ऐसे ही प्रोजेक्ट होने चाहिए जो कि सोशल सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो, यानी कि जैसे हेल्थ केयर हो गया और एजुकेशन हो गया, तो ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, राइट, जो कि सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको अब फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। इस चीज को अप्रूव कर दिया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। इस स्कीम को स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग, और ये स्कीम 2024-25 तक रहने वाली है। इस स्कीम के लिए 8100 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, राइट। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने
2006 में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है और फिर उनको फंडिंग ऑफर करनी है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराना है। और इसमें 2 सब स्कीम्स भी मौजूद होंगी, राइट, जो कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आधारित ये प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, उनके लिए होगी। बट हालांकि देखो, जो चीज मैंने अभी तक आपको बताई ना, सिर्फ इतनी बस आपको जानकारी होनी चाहिए, सफिशिएंट है। 2 सब स्कीम कौन सी ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये चीज आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2 सब स्कीम है, जिनमें से एक सब स्कीम जो होगी वो ऐसे सोशल सेक्टर की होगी जिसमें वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट आता है, वाटर सप्लाई आता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आता है, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसमें जो एलिजिबल प्रोजेक्ट जो होंगे वो सिर्फ वही होंगे जिन पर जो ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी जो होगी वो एटलीस्ट 100% होनी चाहिए। मतलब जो पैसा लगाया जा रहा है उसका रिटर्न जो है वो मिल जाना चाहिए 100% तक। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको सपोर्ट किया जाएगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम 30% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो भी प्रोजेक्ट VGF के यानी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग के हम लोग को नजर आते हैं, तो उनको 30% जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और जो 30% तक का सपोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या स्पॉन्सरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या स्टैट्यूटरी एंटिटी, जो भी कंपनीज वगैरह जो है सरकारी, तो वो प्रोवाइड कराएंगी, राइट, 30% तक का। तो इस प्रकार से 60% तक का सपोर्ट जो है वो सरकार की तरफ से आएगा और रिमेनिंग 40% जो है वो प्राइवेट सेक्टर को लगाना पड़ेगा इसमें। और सब स्कीम 2 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ऐसे पायलट या सोशल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स होंगे। अब ये वाले जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना, ये न्यू प्रोजेक्ट्स के तौर पर हम लोग को देखने को मिलेंगे यहां पर। अभी तक जो प्रोजेक्ट थे वो एग्जिस्टिंग थे, अभी जो प्रोजेक्ट जो सामने आ रहे हैं वो न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये नजर आएंगे। ये हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें एटलीस्ट 50% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी होनी चाहिए। मतलब आपने जो पैसा लगाया उसका एटलीस्ट 50% तक आप रिकवर कर पाओ, तो ये चीज यहां पर होनी चाहिए। और इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर 80% तक की फंडिंग ऑफर करेंगे। अब देखो, ये इसलिए किया जा रहा है 80% तक का, क्योंकि इसमें 100% ऑपरेशनल मतलब जो कॉस्ट की जो रिकवरी है वो नहीं आ पा रही, क्योंकि जो दूसरे प्रोजेक्ट थे उसमें 100% ऑपरेशनल कॉस्ट की रिकवरी आ सकती थी। तो इसीलिए जो प्राइवेट सेक्टर जो है उसको एक अमाउंट दिया गया था, एक अच्छा खासा अमाउंट की वो यहां पर लगा सके। बट अभी यहां पर 50% की रिकवरी आ गई, इसीलिए यहां पर 80% तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और अप टू 50% ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो है पहले 5 सालों के लिए वो भी सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो इस तरीके से नए प्रोजेक्ट्स हम लोग को यहां पर देखने को मिलेंगे। हालांकि ये दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कीम 1 स्कीम 2, सिर्फ इतनी सी चीज आपको जानना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि अभी रुके हुए हैं, राइट, जिनको फंडिंग वगैरह मिल नहीं पा रही है, तो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो ऑफर करने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए सरकार ये स्कीम लेकर आ गई है, राइट, जिसके तहत इन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग वगैरह ऑफर की जाएगी। 2024-25 तक ये स्कीम हम लोग को नजर आएगी, देखने को मिलेगी, राइट। अब थोड़ी सी अपन बात करेंगे कि झारखंड सरकार जो है वो क्यों चाह रही है एक सेपरेट रिलीजियस कोड सरना ट्राइबल्स के लिए। जो सरना ट्राइबल्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, सरना आदिवासी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए क्यों एक अलग धार्मिक कोड जो है उसकी मांग कर रही है झारखंड सरकार। तो झारखंड सरकार ने अभी एक रेजोल्यूशन पास किया है और ये सेंटर को, केंद्र को एक लेटर लिख रही है, जिसके तहत सरना धर्म जो है, सरना रिलीजन जो है उसको रिकॉग्नाइज करने की बात की जा रही है। जो अभी सेंसस 2021 जो तैयार किया जाएगा तो उसमें कहा जा रहा है कि एक अलग से धर्म होना चाहिए, सरना धर्म, राइट। क्योंकि देखो, अभी तक हमारी कंट्री के अंदर टोटल 6 धर्म हम लोग को देखने को मिलते हैं जो सेंसस के अंदर मौजूद होते हैं, 6 धर्म, राइट। कौन से? हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा रिलीजन जो है वो ऐड करने को लेकर ये डिमांड जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है झारखंड स्टेट गवर्नमेंट की। और सरना धर्म है क्या एग्जैक्टली, तो इसकी अपन चर्चा करें तो इस धर्म में जो लोग होते हैं उनकी आस्था रहती है जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन पर उनकी आस्था रहती है। और इनके फॉलोअर्स जो चोटियां वगैरह होती है, पहाड़ वगैरह जो होते हैं और जो पेड़ वगैरह जो होते हैं उनकी पूजा करते हैं इनके फॉलोअर्स, इस धर्म के फॉलोअर। इनका फोकस रहता है कि फॉरेस्ट एरिया को बचाना है, क्योंकि देखो ट्राइबल्स लोग हैं, ट्राइबल्स का पूरा जीवन फॉरेस्ट में रहता है, तो इसलिए वो फॉरेस्ट की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, पहाड़ियों की पूजा करते हैं, फोकस करते हैं कि इनको हमें बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। और 50 लाख ट्राइबल्स जो है वो हमारी कंट्री में पूरे हम लोग को देखने को मिलते हैं और जो कि सरना धर्म को फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को नजर आ रही है। बट सरना धर्म को एक सेपरेट कोड नहीं दिया गया है, यानी कि उसको एक अलग से नहीं रखा गया है सरना धर्म को, राइट। तो इसीलिए डिमांड है कि सरना धर्म को एक अलग कोड दिया जाए, जिससे कि इस धर्म में जो मौजूद जो लोग हैं तो वो और बेहतर तरीके से फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर काम कर सकें, जिससे कि उनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए, राइट। क्योंकि आज की डेट में फोकस किसके ऊपर है?
पेड़ बचाने के ऊपर है कि पेड़ को हमें नहीं काटना है, कंजर्वेशन करना है फॉरेस्ट का, एनवायरमेंट का, है ना। तो उसके ऊपर है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस चीज को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए। और काफी सारे ट्राइबल्स जो हैं जो कि फॉलो करते हैं इस मतलब आस्था को, राइट, कि पेड़ को बचाना है और इस सरना धर्म को, तो वो अभी कन्वर्ट हो गए, राइट, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। और जो हमारी कंट्री जो है उसमें 4% से ज्यादा क्रिश्चियंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें से ज्यादातर जो है वो ट्राइबल्स हैं जो कि कन्वर्ट हुए हैं। और इशू आज की डेट में ये है कि ये जो कन्वर्टेड ट्राइबल्स जो हैं ये दोनों ही प्रकार का बेनिफिट ले रहे हैं। एक तो शेड्यूल ट्राइब्स को जो बेनिफिट्स दिया जाता है वो भी इनको मिल रहा है, और साथ ही साथ माइनॉरिटीज का भी बेनिफिट इनको मिल रहा है। और जो आज की डेट में सरना धर्म जो सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं, राइट, तो उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो बेनिफिट्स टोटल उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये वाली चीज भी यहां पर बताई जा रही है। तो इसलिए कहा गया कि एक अलग सेपरेट कोड रहेगा तो उनको आइडेंटिफाई करना भी काफी ईजी हो जाएगा, राइट, और फिर उनको हम लोग फर्दर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकेंगे, क्योंकि वो काम जो कर रहे हैं, जो आज की रेट की जो नीड है उसके लिए वो काम कर रहे हैं, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए वो काम करते हैं। तो इस चीज को और भी प्रमोट किया जा सकता है, राइट। और जो पॉपुलेशन हम लोग को सरना ट्राइबल्स की देखने को मिलती है ये एक्चुअली में अभी डिक्लाइन भी हो गई है, कम हो गई है, राइट। 38.3% हुआ करती थी 1931 में, जो कि घटकर 26.02% 2011 में हुई है, राइट। और एक कारण जो है वो ये है कि ट्राइबल्स जो है वो अलग अलग राज्य चले जाते हैं काम करने के लिए, बट उनको जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, राइट, जो भी ट्राइबल्स अलग अलग जगह पर जा रहे हैं काम करने के लिए, और दूसरी स्टेट के अंदर उनको ट्राइबल्स की तरह ही काउंट नहीं किया जाता है। तो ये भी एक इशू है। तो ट्राइबल्स की मात्रा जो आज की डेट में जो कम हो रही है उसकी वजह यही है कि माइग्रेशन, कि वो दूसरी जगह जा रहे हैं और दूसरी जगह उनको रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है, काउंट नहीं किया जा रहा है। वो इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि एक सेपरेट कोड नहीं है, इसलिए एक सेपरेट कोड की आवश्यकता है, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड भी की जा सके और एक प्रमोशन भी किया जा सके कि वो जो है वो इस प्रकार से फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। समझ पा रहे हो बातों को? तो ये चीज है। और एक सेपरेट कोड बनने से क्या मतलब है, तो देखो 1871 का पीरियड था और 1951 का जो पीरियड था, इस समय ट्राइबल्स के पास डिफरेंट कोड हुआ करते थे, बट फिर बाद में जाकर 1961-62 में इसको चेंज कर दिया। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि आज की डेट में पूरे दुनिया भर में फोकस किया जा रहा है कि पोल्यूशन को हम लोग को डिक्रीज करना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और सरना धर्म जो है वो इसी चीज के ऊपर आधारित है, राइट, कि ये नेचर को प्रोटेक्ट करता है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। और अगर उनको एक अलग रिकग्नाइजेशन प्रोवाइड किया जाएगा तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उनके बारे में जानकारी लोगों को मिलेगी, और इस चीज के चलते एक अवेयरनेस भी क्रिएट होगी कि एक कम्युनिटी है जो कि सिर्फ स्पेसिफिकली इसके ऊपर फोकस करती है, कार्य करती है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के ऊपर। तो एक अच्छा हमारे पास डेटा भी रहेगा और पता भी रहेगा कि कितने ट्राइबल्स जो है वो सिर्फ इस पर फोकस कर रहे हैं, एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग और बेहतर इनिशिएटिव लेकर आ सके और बेटर तरीके से कंजर्वेशन के लिए, और इन तक इनिशिएटिव प्रोवाइड करा सकें, राइट, ट्राइबल्स तक। तो इस प्रकार की अप्रोच लेकर झारखंड सरकार जो है वो इसने रेजोल्यूशन लेकर आई है और एक लेटर लिखा है कि एक सेपरेट कोड जो है वो सरना धर्म के लिए होना चाहिए, राइट, इनके फॉलोअर्स के लिए होना चाहिए, और इनकी लैंग्वेज जो है और इनकी हिस्ट्री जो है उसको प्रोटेक्ट भी करना है। और अगर सेंटर अप्रूव कर देती है तो एक नया सरना कोड हम लोग को सेंसस 2021 में देखने को मिलेगा, एक नए रिलीजन के तौर पर। आज की डेट में टोटल 6 रिलीजन है, राइट, हमारे सेंसस के अंदर अगर हम लोग देखें तो, बट अब उसके बाद एक छठा भी हो सकता है अगर सेंटर अप्रूव कर देती है तो आपको सरना धर्म के बारे में मेनली इस टॉपिक के अंदर पता होना चाहिए, राइट। ये वाली चीज तो सेकेंडरी है कि सरकार करेगी कि नहीं करेगी, बट प्राइमरी सरना धर्म से रिलेटेड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रखना कि ट्राइबल्स जो हैं वो इस धर्म को फॉलो करते हैं, और इनकी जो आस्था है, बिलीफ है, फेथ है, वो ये है कि जल, जमीन और जंगल, राइट। तो ये फेथ इसका आप थोड़ा सा याद रखना, जल जंगल जमीन, राइट, क्योंकि ये वाली चीज भी क्या बात आपसे डायरेक्टली पूछ लिया है कि जल जंगल जमीन किससे एसोसिएटेड है, सरना धर्म से एसोसिएटेड, याद रखना, ठीक है। मेन फोकस इनका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। ट्राइबल्स हैं ये, बाद में जाके कन्वर्ट हो गए थे, बट फिर भी आज भी काफी सारे लोग हैं जो कि सरना धर्म को फॉलो करते हैं, राइट। अब देखिए, इंडिया चाइना अभी डिसएंगेजमेंट प्लान्स को जो है वो फाइनलाइज कर रही है। तो इस टॉपिक, ये रिपीटेड टॉपिक है, इसके बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स को वो टॉपिक की डेट पता है, क्योंकि अभी एकदम से मैंने डेट यहां पर लिखी नहीं है, जिनको पता है प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर डेट लिख दीजिएगा। मेरे ख्याल से 2 ही हफ्ते पहले ही अपन ने इस टॉपिक को डिस्कस किया, जब मैं आपको फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 ये वाले टॉपिक को पढ़ा रहा था, कि जो हम लोग को पैंगोंग लेक जो हम लोग को देखने को मिलती है, वहां पर जो फिंगर्स बने हुए हैं, राइट, ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो बनी हुई है, तो उसके बारे में आपको पढ़ा नहीं रहा था, तो वो थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने काफी डिटेल में आप लोग की एनालिसिस ऑलरेडी करवा चुकी है, राइट, कि जहां पर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इंडिया और चाइना के बीच में इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो वो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। और इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इश्यूज है उसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए, स्पेशली लोकेशन की भी,
कि कौन सी लोकेशन कहां पर है, पैंगोंग लेक कहां पर है, राइट। तो ये सब चीजों के बारे में आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जो कि अभी न्यूज में है। तो अभी यही बात चल रही है कि दोनों मिलकर एक प्लान बना रहे हैं, जिसके चलते चाइना जो है वो अपने ट्रूप्स को ऑलरेडी, हालांकि अभी चाइना ने अपने ट्रूप्स वगैरह को वहां से हटा दिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, राइट। और ये टारगेट ये भी कर रहे हैं कि आगे चल के दोनों कंट्रीज के बीच में क्लैशेस ना हो, तो उस पर ये प्लान वगैरह बना रहे हैं, राइट। तो अभी एक 8वां हम लोग को राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर देखने को मिला था, और कमांडर टॉक्स देखने को मिला था, जिसमें चाइना ने अपने जो सोल्जर्स हैं, ट्रूप्स हैं, उनको वापस ले लिया है। फिंगर 4 से ये फिंगर 8 में चले गए हैं, राइट। बट आपको फिंगर 4 फिंगर 8 ये क्या है, तो उसके बारे में एक अच्छा आइडिया भी होना चाहिए, ठीक है। तो जिसको मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता दीजिएगा। और वैसे ही आप मुझे एक और चीज के बारे में लिखकर बता दीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो उससे पूछ लेना, मैं आपको सर्च करके प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। दूसरा ये टॉपिक है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का। इस टॉपिक को भी मैंने आप लोग को काफी डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, मेरे ख्याल से शायद अपने अगस्त या सितंबर में इस टॉपिक को पढ़ा था। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर इसकी भी लिंक दे दीजिएगा या लिख दीजिएगा वहां पर कि ये टॉपिक जो है वो किस डेट पर मैंने पढ़ाया था, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को जाकर देख लें। और देखिएगा इसी चैनल जो करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष जो चैनल आप देख रहे हैं ना, इसी चैनल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और इसी चैनल की आप डेट लिखकर भेजिएगा, ठीक है। दूसरे चैनल का मत दीजिएगा जहां से मैं एसोसिएटेड था। और अब इसी की बात करें हम लोग की ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्यों न्यूज में हम लोग को देखने को मिला है, तो बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने इसके अंदर और भी 10 सेक्टर्स को इंक्लूड किया है, राइट। और इसमें करीब करीब 1.46 लाख करोड़ रुपीस जो है वो लगाए जाएंगे अगले 5 सालों में। और जो सेक्टर्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, यानी कि जिन सेक्टर्स को हम प्रमोट करेंगे तो उन सेक्टर्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग कवर कर सकते हैं, जॉब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सकती है। और साथ ही साथ ये ऐसे सेक्टर्स जो कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में मदद करेंगे, आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे। और ये 10 सेक्टर जो है वो है फूड प्रोसेसिंग, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और स्टील, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, सोलार फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, व्हाइट गुड्स, और भी जैसे एयर कंडीशन, एलईडीज, तो ये सब चीजें। तो ऐसे सेक्टर्स को यहां पर इंक्लूड किया गया है, राइट। जिसके पास पोटेंशियल है जॉब जनरेट करने का, और आत्मनिर्भर भारत जो है वो ये सेक्टर्स हम लोग इंडिया को बनाएंगे, इंडिया को प्रमोट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इंडिया के अंदर ही डेवलप हो, राइट। क्योंकि ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है ये इसी के ऊपर बेस्ड है कि इंडिया के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो प्रोडक्ट्स की। तो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने को लेकर ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब गाइस इस न्यूज में बात हो रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो क्या कोई स्टूडेंट मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है? फटाक से लिखकर बताइए। टॉपिक न्यूज में है क्योंकि बताया जा रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अब सरकार का नियंत्रण हम लोग को देखने को मिलेगा। अब सरकार कंट्रोल करेगी, मॉनिटर करेगी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को, ओटीटी प्लेटफॉर्म को, या फिर इसको वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स भी हम लोग कहते हैं। याद रखना है आप लोगों को कि अब से ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आएगी। और ओटीटी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते ही है ना कि ये नेटफ्लिक्स पे जो मूवीज देखी जाती है, हॉटस्टार पे, अमेजॉन प्राइम पे जो वेब सीरीज वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है। और आप जान ही रहे हैं कि आज की डेट में ये सब वेब सीरीज वगैरह की हाइप कितनी ज्यादा क्रिएट हो गई है। आज की डेट में हर एक इंडिविजुअल जो है वो किसी ना किसी वेब सीरीज को पसंद कर रहे हैं, कोई ना कोई वेब सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, उसके सीजन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं लगातार, राइट। तो ये सब चीजें यहां पर आ रही है। और दूसरी एक और चीज कि ये एकदम से व्यूअर्स का इंटरेस्ट इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट। अब व्यूअर्स का इंटरेस्ट बढ़ने से एक चीज क्या हुई है, एक तो व्यूअरशिप बढ़ गई है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपने नोटिस भी किया होगा और खुद भी आपको पता होगा कि इन सब पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स में, मैं ये नहीं कहता कि पूरा का पूरा कंटेंट, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि मैक्सिमम कंटेंट जितना भी आ रहा है इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर पूरा गाली गलौज से भरा हुआ है, मैक्सिमम कंटेंट, राइट। तो इसके बारे में आप खुद भी सहमत होगे, राइट, क्योंकि मैक्सिमम कंटेंट यही देखने को मिलता है। जो भी वेब सीरीज पसंद की जा रही है वो बिल्कुल गाली गलौज वाली वेब सीरीज पसंद की जा रही है। इसमें एक बड़ी मतलब प्रॉब्लम वाली बात यह थी कि अगर इसके ऊपर अभी समय रहते सरकार इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करती तो हो सकता था कुछ ऐसे कंटेंट डिस्प्ले कर दिए जाएं पब्लिक के बीच में जो कि पब्लिक का ब्रेन वॉश कर सके। क्योंकि देखो गाइस, आप भी जानते हैं कि वीडियोस के माध्यम से कई बार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मासेस का, यानी कि बहुत सारे लोगों का एक साथ ब्रेन वॉश करते हैं, राइट। काफी सारे ऐसे वीडियो कंटेंट सामने आते हैं जिसके थ्रू ब्रेन वॉश किया जाता है। इवन आपको यह भी पता होगा शायद कि कुछ लोग जो होते हैं जो कि ऐसे टेररिस्ट वाले वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं ना, तो कुछ लोग बताऊं क्या करते हैं कि क्योंकि ये सब जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं ये इनका जो प्रेजेंस होता है वो साइबर एक्टिविटी में भी बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो इन लोग ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिनका इंटरेस्ट इस प्रकार की एक्टिविटी के ऊपर है, मारधाड़ के ऊपर है, वायलेंस के ऊपर है। फिर वो सिलेक्ट करने के बाद ऐसे लोगों को फेसबुक के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू ये टेररिस्ट वगैरह कांटेक्ट करते हैं और उनको वीडियोस भेजते हैं
वीडियोस उनको कुछ इस प्रकार के दिखाए जाते हैं जिन वीडियोस को देखकर सामने वाला इंसान का ब्रेन वॉश होने लगता है, राइट। जो टेररिस्ट चाहते हैं वैसा वो सामने वाला इंसान करने के लिए प्रेरित होने लगता है, राइट, क्योंकि उसको वही सब कंटेंट दिखाए जाते हैं जिसके थ्रू उसका ब्रेन वॉश हो जाए। तो अगर ऐसी वेब सीरीज आ जाए या ऐसा कोई कंटेंट आ जाए इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो कि मासेस का, पब्लिक का अगर ब्रेन वॉश करने शुरू कर दें, हमारी जनता के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाए, दंगे वगैरह होना शुरू हो जाए, तो स्थिति कितनी खराब हो सकती है कि नहीं? समझो इस बात को। तो इसी चीज को देखते हुए जो व्यूअर्स का इंटरेस्ट है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपने कंट्रोल में ले लिया है। यानी कि अब से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंट्रोल करेगी, इसको गवर्न करेगी, इसको मॉनिटर करेगी। और इनका जो गैजेट नोटिफिकेशन जो आया था उसके तहत जितनी भी ऑनलाइन फिल्म्स आती हैं, मूवीज वगैरह, जितनी भी डिजिटल न्यूज आती हैं या करंट अफेयर्स के कंटेंट आते हैं, तो वो पूरे के पूरे अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। और सरकार इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंट्रोल करेगी जो कि अभी तक कंट्रोल नहीं किया जाता था। एट प्रेजेंट ना ही हमारे पास कोई कानून है, ना ही कोई एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि इन सब डिजिटल कंटेंट को गवर्न कर सके। बट हाँ, फिर भी समय पर सरकार जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर करने के लिए कुछ इंडिकेशन देती थी, कुछ गाइडलाइंस वगैरह देती थी। जैसे कि अक्टूबर पिछले साल की अपन बात करें तो सरकार ने इंडिकेशन दिया था कि एक नेगेटिव लिस्ट इशू करी थी, राइट, जिसके तहत वहां पर मेंशन किया जाएगा कि वीडियोस कंटेंट में क्या क्या चीजें नहीं आपको ऐड करनी है, राइट। तो ये सब चीजें नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसी जो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको बोला गया था। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा था कि इन प्लेटफॉर्म्स को एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी तैयार करनी होगी, और ये जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो होगी वो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी की गाइडलाइंस के ऊपर आधारित होनी चाहिए, राइट। फिर क्या हुआ था, हमने देखा था कि जनवरी 2019 में 8 वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो है, यानी कि 8 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं, उन्होंने एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड जो है वो साइन कर लिया था, जिसमें प्रॉपर गाइडलाइंस लिखी हुई थी कि इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर कौन से कंटेंट इनको दिखाना है और कौन से कंटेंट नहीं दिखाना है, यानी कि डू एंड डोंट्स वाली ये पूरी गाइडलाइंस थी जो एक इन्होंने साइन किया था, राइट, सेल्फ रेगुलेटरी कोड को। और इस कोड को ओटीटीपीस के द्वारा जनवरी के समय पर अडॉप्ट कर लिया गया था, राइट। और इन्होंने 5 टाइप्स के कंटेंट को प्रोहिबिट किया था, बैन किया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे 5 कंटेंट नहीं आएंगे जो कि नेशनल एम्बलम को, नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करते हो, या फिर कोई भी ऐसे विजुअल नहीं दिखाए जाएंगे, या फिर कोई भी ऐसी स्टोरी लाइंस वगैरह नहीं दिखाई जाएगी जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करती हो, राइट। बट सिर्फ इतना ही नहीं था, आज की डेट में व्यूअरशिप भी बढ़ती जा रही है, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आज की डेट में आप देखते होंगे आपके फ्रेंड्स में भी, और आप खुद भी, आपको कोई ना कोई वेब सीरीज के ऊपर इंटरेस्ट आ चुका होगा, या फिर आज की डेट में ट्रेलर्स वगैरह आते हैं, उसको देखकर इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है कि यार ये वेब सीरीज देखनी चाहिए, राइट। तो ऐसे जो व्यूअर्स का जो इंटरेस्ट है वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए आज की डेट में नीड थी, डिमांड थी सरकार की कि इसको करना है, सरकार को इसके ऊपर कंट्रोल रखना है, और वो चीज अब फुलफिल हो गई। अब मिनिस्ट्री ऑफ आईबी के अंडर हम लोग को देखने को मिलेगा कि पूरा कंट्रोल ये करेगी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ओवर द टॉप मीडिया सर्विस ये है जिसमें कोई भी ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिलता है जो कि स्ट्रीमिंग मीडिया सर्विस ऑफर करता है, प्रोवाइड करता है। और इसको कॉमनली वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसको ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैसेजिंग सर्विस या इंटरनेट बेस्ड वॉइस कॉलिंग सोल्यूशन भी इसको रेफर करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, सिर्फ वीडियो स्ट्रीमिंग ही नहीं होता है, जितनी भी चीजें आप कह सकते हो इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, मीडिया वाली चीज, चाहे वो ऑडियो हो या विजुअल हो या बोथ हो, ऑडियो विजुअल, तो जितनी भी इस प्रकार की चीज आप एक्सेस करते हो ओवर द इंटरनेट पर, तो उसको ओटीटी सर्विस जो है वो कहा जाता है, राइट। तो ये ट्रेडिशनल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया या केबल टेलीविजन प्रोवाइडर्स हो गया, उसकी कैटेगरी में भी इसको रखा जाता है, राइट। और ऐसी कोई भी चीज इसको आप इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल नेटवर्क के थ्रू लोकली भी कर सकते हैं आप, या फिर मोबाइल नेटवर्क के थ्रू भी कर सकते हैं, बट इंटरनेट के थ्रू आप जो भी कंटेंट को अपने लेजर के लिए एक्सेस कर पा रहे हो, तो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की कैटेगरी में आ रहा है। और आज की डेट में ये काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। क्यों पॉपुलर? इसलिए भी क्योंकि इंटरनेट का एक बार आप पैसा भरते हो और उस इंटरनेट के पैसे में आप बहुत सारी सर्विस जो है वो अवेल कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जैसे कि Amazon प्राइम की बात करें, आप मूवी देखने जाओगे कोई, तो मूवी एक पूरी फैमिली जो देखेगी उसमें खर्चा आपका आएगा 1000 रुपए तक का। थिएटर में जाके अगर आप मूवी देखने जाओगे तो नॉर्मल सी बात है, राइट, एक अच्छे थिएटर में 1000, 1200, 1500 रुपए का आपका खर्चा बैठेगा ही बैठेगा, नॉर्मल सी बात है, पूरी फैमिली जब जा रही है तो। इवन कई बार तो ऐसा होता है जब आप और भी अच्छी सर्विस लेते हो, रिक्लाइनर वगैरह ले लेते हो, तो मतलब 2 लोग का ही हो पाता है 1000 रुपए में, या फिर एक ही इंसान जो है उसकी सीट ही आती है 1000 रुपए के आसपास, राइट। तो ये थिएटर वगैरह में होता है ऐसा। बट ओटीटी प्लेटफॉर्म में मुश्किल से आप
100-150 रुपए 200 रुपए का रेंटल भरते हो महीने भर का, और उसमें आपको बहुत सारी सर्विस मिल जाती है, बहुत, जितना आप चाहो पूरे दिन भर रात भर जितनी जितनी बार आप चाहो उतनी बार मूवीज देख सकते हो, जो भी आपको कंटेंट देखना है। तो जैसे कि बहुत सारी वेब सीरीज वगैरह आती है, जैसे कि Amazon प्राइम का ही मेरे ख्याल से एक महीने का 129 या 130 रुपए ऐसी कुछ है उसका रेंटल, पूरे साल भर का 999 का है। तो बहुत ही कम रेंटल पे आप बहुत सारी चीजें ले सकते हो, अवेल कर सकते हो ऐसी प्रीमियम सर्विसेज। और बाकी काफी सारा कंटेंट तो बिल्कुल फ्री रहता है इन सब प्लेटफॉर्म्स पे भी, राइट। तो बहुत ही सस्ते कॉस्ट में हाई वैल्यू चीजें आपको मिल जाती हैं, राइट। नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम के ओरिजिनल कंटेंट होते हैं, राइट। तो इस और ये मल्टीपल डिवाइस पे आप जो है वो चला सकते हो। ऐसा भी होता है आप एक बार प्रीमियम सर्विस को परचेज कर लो, आप 3-3 डिवाइस पे चला सकते हो, और भी डिवाइस पे चलाने का भी एक ऑप्शन होता है उसमें, बट उसका थोड़ा रेंटल ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि काफी सस्ते रेट में जो यूजर्स हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है, बहुत अच्छी सर्विस मिल रही है। तो इसलिए जो व्यूअरशिप जो है वो उसकी बढ़ गई है, राइट। अब जब व्यूअरशिप बढ़ी है तो इसके ऊपर कंट्रोल करना, इसके ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, है ना। तो इसीलिए अब सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मतलब फैसला ले लिया है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंट्रोल करेगी, मॉनिटर करेगी, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इससे रिलेटेड होपफुली आपको पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। अब बहुत ही जल्दी गुजरात की गिफ्ट सिटी में हम लोग को मैरीटाइम क्लस्टर देखने को मिलेगा, तो इसी चीज को अपन समझेंगे। तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ये डेवलप कर रहा है एक मैरीटाइम क्लस्टर को गिफ्ट सिटी में, जो कि गुजरात के अंदर गांधीनगर में हम लोग को देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली सब्सिडरी गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो ये हम लोग को देखने को मिलती है गुजरात की, तो उसके तहत ये किया जा रहा है, एक मैरीटाइम क्लस्टर जो है वो लाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है मैरीटाइम क्लस्टर होता क्या है। तो देखो काफी सारी फर्म्स, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, बिजनेसेस, ये इसका एग्लोमेरेशन यानी कि ये एक साथ एक ही जगह पर आपको दिखाई देंगी, और ज्योग्राफिकली ये एक दूसरे के काफी नजदीक होती हैं। तो ऐसी कंपनीज, ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे बिजनेसेस जो कि किससे एसोसिएटेड हैं, सभी के सभी मैरीटाइम सेक्टर से एसोसिएटेड हैं, और ये सभी एक साथ पास में हैं, राइट। तो ये इस प्रकार की चीज होने वाली, जैसे कि अब देखो मैरीटाइम एक्टिविटी है, राइट। मैरीटाइम की बात हो रही है, एक पोर्ट से सामान लाद कर दूसरे पोर्ट में ले जाया जाएगा, राइट। तो ऐसी कंपनीज वहां पर मौजूद होंगी जो कि उन सामान की पैकेजिंग से रिलेटेड हो, ऐसी फर्म्स वहां पर मौजूद होंगी, राइट, जो कि गुड्स की पैकेजिंग से रिलेटेड हो, ऐसी फर्म्स वहां पर मौजूद होंगी, या ऐसे इंस्टीट्यूशंस वहां पर मौजूद होंगे जो कि पोर्ट सेक्टर से रिलेटेड हो। तो कुल मिलाकर यहां पर ऐसी वो सभी चीजें, ऐसे सभी बिजनेसेस जो कि पोर्ट सेक्टर से एसोसिएटेड हो, जो कि सामान को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ले जाने के लिए वो कंपनीज काम करती हो। तो ऐसी कंपनीज अगर एक ही क्षेत्र पर, एक ही जगह होंगी, तो एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप होगा, और यही इकोसिस्टम जो है उसको गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर लाया जा रहा है, राइट। कि एक ही जगह पर पूरी फैसिलिटी अवेलेबल हो, पोर्ट्स की कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये पूरी चीज यहां पर देखने को, इवन यहां पर जैसे कि कई बार क्या होता है कि माल जो है वो एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे ले जाया जाता है। अब देखो माल ले जाने के लिए एक तो वो मैं मान लेता हूं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट। तो उसने एक जो ट्रैवलिंग वाली जो कंपनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन वाली जो कंपनी होती है, उसको पूरा एक असाइनमेंट दिया, कंसाइनमेंट दिया, राइट, कि इस सामान को जो है वो लेकर जाना है। अब उस बीच अगर ये सामान खराब होता है या कोई भी इशू आता है, तो उसके लिए एक डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म भी यहीं पर होगा, इसी क्षेत्र पर होगा, जिससे कि एक ही जगह पर अगर कोई भी इशू आ रहा है, किसी भी प्रकार का इशू आ रहा है मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड, तो वो पूरा रिजॉल्व भी होना है। यानी कि यहां पर पूरी ऐसी चीजें जो कि मैरीटाइम सेक्टर से एसोसिएटेड होगी, एक इंसान को यहां पर आने के बाद और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, उसको सभी की सभी चीजें यहीं पर ही मिलेगी, राइट। तो इस प्रकार का एक इकोसिस्टम जो डेवलप करने पर फोकस किया जा रहा है, उसको मैरीटाइम क्लस्टर कहा जा रहा है। जब ये फाइनली आ जाएगा तब उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, अभी इसको लाने के ऊपर काम किया जा रहा है, राइट। तो अभी के लिए सिंपल सी चीज बस आप ये वाली याद रखो कि मैरीटाइम क्लस्टर यानी कि सभी फर्म, सभी इंस्टीट्यूशन, सभी बिजनेस एक ही जगह पर होंगे जो कि मैरीटाइम सेक्टर से एसोसिएटेड है, और ये ज्योग्राफिकली एक दूसरे के नजदीक होंगे, पास पास होंगे। ये कंसेप्ट इंडिया में नया है, बट इस प्रकार का जो क्लस्टर्स है वो ऑलरेडी जो वर्ल्ड क्लास लेवल के जो पोर्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, रॉटरडैम, सिंगापुर, हांगकांग, ओस्लो, शंघाई और लंदन, तो यहां पर आपको नजर आ जाएगा। यानी कि ये फैसिलिटी इंटरनेशनली हम लोग को देखने को मिलती है अलग अलग कंट्रीज में, बट अब इंडिया में भी इस प्रकार का इकोसिस्टम, इस प्रकार की मैरीटाइम क्लस्टर फैसिलिटी हम लोग को अब नजर आएगी। और यूनिक इंस्टीट्यूशन ये गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहां पर गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी भी सेटअप की जाएगी, एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर भी लाया जाएगा, जो चीज मैंने भी आपको बताया था वो भी सेटअप किया जाएगा। इंडियन प्लेयर्स को अब ऑप्शन मिलेगा कि इंडियन प्लेयर्स को इंटरनेशनल ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हब में जाने की जरूरत नहीं, वो यहीं पर ही जो है वो उनका कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो यहीं पर ही रिजॉल्व कर सकते हैं,
राइट। इसमें उनका पैसा भी बचेगा, ट्रैवलिंग टाइम भी बचेगा और नॉर्मल तौर से टाइमिंग भी उनका काफी ज्यादा बचने वाला है। यहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग भी यहां पर इस क्लस्टर के ऑफिस में हम लोग को देखने को मिलेंगे, यानी उनका भी इस क्लस्टर के अंदर एक ऑफिस हम लोग को नजर आएगा। और इस प्रकार के मैरीटाइम क्लस्टर की क्यों आवश्यकता है गाइस? तो देखो, हमारे यहां पर इस प्रकार का क्लस्टर नहीं था, इस प्रकार का इकोसिस्टम नहीं था, इसके चलते हमारे यहां पे काफी सारे ऐसी डील्स थी, ऐसी बिजनेसेस थे जो कि बाहर चले गए, यानी कि हमारे इंडिया में नहीं आए। बट अब इस प्रकार का क्लस्टर यहां पर मौजूद होगा तो यहां पर और भी नए नए बिजनेसेस हम लोग को एस्टैब्लिश होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब देखो, कोई भी एक फॉरेन कंपनी है, उसको क्या चाहिए कि अगर उसका कहीं पर नुकसान होता है, कोई भी इशू होता है, तो वहीं पर ही उसका निवारण हो जाए, वहीं पर ही रिजॉल्व हो जाए और सभी फैसिलिटी उसको वहीं के वहीं मिल जाए, राइट। तो अब जब हम लोग ऐसे पोर्ट्स वगैरह डेवलप करेंगे, ऐसी मैरीटाइम क्लस्टर डेवलप करेंगे पोर्ट्स के पास में, तो क्यों कोई कंपनी हमारे पास आकर इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए? क्यों कोई कंपनी यहां पर आकर एस्टैब्लिश होना नहीं चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। तो इससे हमारे जो बिजनेसेस जो इस चीज के कारण, इस इकोसिस्टम ना होने के कारण चले गए थे, उसको हमें वापस बुलाना है, राइट। तो ये वाली चीज है। और एक राइट इकोसिस्टम हमारी कंट्री में नहीं था, तो उसके कारण वो चले गए थे, जो चीज मैंने भी आपको समझाई। और गुजरात में ऑलरेडी काफी सारे पोर्ट्स हैं जो कि 40% हमारी कंट्री के कार्गो को हैंडल करते हैं, राइट। बट हमारे पास कोई भी ऐसा वैल्यू चेन नहीं था। बट अब इसके आने के बाद चीजें जो होंगी वो काफी एडवांस और काफी शानदार हम लोग को देखने को मिलेंगी, राइट। तो ये जब आएगा तब इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए थी, राइट। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 30 मीटर टेलीस्कोप की यहां पर बात हो रही है। 30 मीटर टेलीस्कोप, इस टॉपिक को पहले भी हालांकि मैंने कई बार आप लोग को पढ़ाया हुआ है। क्या किसी को पता है ये 30 मीटर टेलीस्कोप कहां पर लोकेटेड है? जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर तुरंत इसका आंसर लिखकर बताइएगा। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने कोलैबोरेशन किया है नोबेल लॉटरेट 2020 फिजिक्स नोबेल लॉटरेट प्रोफेसर एंड्रिया गैस के साथ, राइट, इस 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के लिए। ये मिलकर काम कर रहे हैं। ये बैकएंड इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करने के ऊपर काम किया जा रहा है इनके द्वारा, यानी कि दोनों इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स और नोबेल लॉटरेट ये काम कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था। बट 30 मीटर टेलीस्कोप क्या है, तो इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का काम क्या होता है? दूर दराज की चीज को ढूंढना। तो ये हमारे स्पेस में जो बहुत दूर दराज के ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ब्लर हमें दिखाई देते हैं, तो उसको क्लियरली ये रिकॉर्ड करेगी, क्लियरली उसको डिटेक्ट करेगी और हमें बताएगी दूर दराज के प्लैनेट्स, दूर दराज के और दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, तो उनके बारे में ये बताएगी, राइट, ये टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ये हम लोग को देखने को मिलती है और एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप है ये, राइट। और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ये, जिसको फंड प्रोवाइड किया जा रहा है कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान और यूएसए के द्वारा। और ये कहां पर है? तो यूएसए के हवाई में हम लोग को देखने को मिलता है। हवाई आइलैंड जो यूएसए का है ना, तो वहीं पर ही मौना किया में ये लोकेटेड है, राइट, हवाई आइलैंड में। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और ये जो नियर अल्ट्रावायलेट से लेकर मिड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन तक जो है ये मतलब प्रोवाइड करा सकती है हम लोग को, यानी कि दूर दराज की जो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, उनको हमें ये बताएगी। तो जितने भी फेंटियर ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत दूर के, तो उसको बताएगी, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। क्योंकि दूर दराज के जब ऑब्जेक्ट्स हम लोग स्टडी करेंगे, हमारे साइंटिस्ट स्टडी करेंगे, तो पता लगेगा उनको कि ये यूनिवर्स जो है वो अर्ली स्टेज में कैसा था, यानी कि इस यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ था अर्ली स्टेज में, स्टार्टिंग की एज में, राइट। तो ये चीज के बारे में आइडिया देगी ये, राइट। और फाइनल डिटेल्स प्रोवाइड कराएगी बहुत दूर दराज के ऑब्जेक्ट्स की, जो अभी तक जिसको हमने डिस्कवर नहीं किया, ऐसे प्लैनेट्स को या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिनको हमने डिस्कवर नहीं किया, जो कि सोलर सिस्टम में हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन देगी। तो बस आपको बेसिकली 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में इतना आइडिया होना चाहिए, जो कि सफिशिएंट है। स्पेशली इसकी लोकेशन थोड़ी सी बस आप याद रखिएगा। अब देखिए गाइस, mRNA वैक्सीन ये क्या होती हैं, तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। हालांकि इसका आइडिया मैंने आप लोग को ऑलरेडी दे चुका हूं, अपन ने प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस किया था पी फिजर वैक्सीन के बारे में, आपको याद आ रहा होगा, तब उसके बारे में एक आइडिया मैंने आपको दिया था। बट अभी फिर से ये चीज जान लो आप। तो देखो, mRNA वैक्सीन, पहली बात तो ये पुणे की हम लोग को जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स की देखने को मिल रही है। इसकी फंडिंग को अप्रूव कर दिया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, राइट। अब यहां पर एक चीज आपको देखो, इसके बारे में मत समझना आप, ये वैक्सीन के बारे में ये पूरी न्यूज मत देखो, आप सिंपल से एक आइडिया लो। जैसे कि कोई भी एक वैक्सीन जब आती है, तो उस वैक्सीन का अगर ह्यूमन ट्रायल कंडक्ट करना है, तो उस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कैसे हो सकता है? जैसे कि मैंने एक कंपनी खोली, राइट, और एक फैक्ट्री खोली, एक कंपनी खोली, ठीक है। उस कंपनी में मैंने साइंटिस्ट वगैरह को हायर किया और इन साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाल लिया
कि एक वैक्सीन निकाल ली इनने, ठीक है, यानी कि एक तरीका निकाल लिया कोरोना वायरस को खत्म करने का, एक वैक्सीन निकाल ली इनने। तो क्या एकदम से वो साइंटिस्ट ने वैक्सीन निकाली तो क्या उसी के बाद ही मैं जो है वो ह्यूमन ट्रायल्स कंडक्ट कर सकता हूं? नहीं, उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा रिव्यू कमिटी के पास, जो जेनेटिक मैनिपुलेशन की हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये रिव्यू कमिटी जो है ये पूरे मेरी वैक्सीन को जो है उसका रिव्यू करेगी, पहले चेक करेगी ये पूरी कमिटी, राइट, क्योंकि ये जेनेटिक मैनिपुलेशन है यानी कि वैक्सीन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। क्योंकि वैक्सीन के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि एक ऐसी चीजें होती हैं, देखो वैक्सीन के अंदर आप जानते हो कि ऑलरेडी जो वायरस जो होता है उसी के कंटेंट होते हैं, फर्स्ट पॉइंट, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी चीज होती है जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है। तो ऐसी चीज अगर किसी ह्यूमन की बॉडी में जाएगी तो वो डेंजरस भी हो सकती है, उसको अगर प्रॉपर तरीके से उसका इवैल्यूएशन नहीं हुआ, उसका रिव्यू नहीं हुआ तो इसीलिए जब मेरे साइंटिस्ट जब ये पूरी चीज बना लेंगे तो उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन के पास, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की ही एक बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये जब रिव्यू कमिटी जब अप्रूव कर देगी मेरी वैक्सीन को, तो उसके बाद फिर अगेन मैं दूसरी स्टेप के लिए जाऊंगा डीसीजीए के पास, ड्रग कंट्रोलर जनरल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास, ठीक है, इनके पास मैं जाऊंगा और तभी मेरा इनके अप्रूवल के बाद ही मेरा ह्यूमन ट्रायल जो है वो वैक्सीन का कंडक्ट होगा, राइट। तो ये ह्यूमन ट्रायल्स तक पहुंचने के लिए एक वैक्सीन को इन सब प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। तो ये चीज आप लोग को मेनली ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर बात किसकी हो रही है, एक वैक्सीन कैंडिडेट की बात हो रही है, बट आपको स्टेप्स को समझना था नॉर्मल लेवल पर, क्योंकि आपसे तो ये वैक्सीन के बारे में शायद ही पूछे सिविल सर्विसेज, बट आपसे वो स्टेप के बारे में पूछेगी, तो इसलिए स्टेप पर फोकस रखो, राइट। क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में नहीं रखना, याद नहीं रखना है, बट हाँ आपको प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले हो तो आपको प्रोसेस के बारे में तो एक आइडिया होना चाहिए ना, तो प्रोसेस पर ज्यादा फोकस करोगे। जहां जहां पर आपको फैक्ट्स के बारे में याद रखना है उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता ही देता हूं, राइट। तो इसमें आपको ये चीज पता लग गई है जो वैक्सीन है वो किस प्रकार से काम करती हैं, तो इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते ही हो, आइडिया है ही आप लोग को कि वैक्सीन के अंदर जो वायरस होता है वो पहले से ही मौजूद रहता है। क्योंकि देखो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन एक्चुअल में वायरस होता है। जैसे कि पोलियो की वैक्सीन एग्जांपल मैं आपको दूं, पोलियो वायरस की वैक्सीन है, तो अब जो ये वैक्सीन होती है ना, इसमें पहले से ही पोलियो वायरस मौजूद होता है जिसको बॉडी में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि देखो आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, मतलब जब हम लोग बर्थ लेते हैं तभी से हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे डिफेंसिव मैकेनिज्म्स हैं जो कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के साथ फाइट करते हैं। हमारी बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जब एंटर होता है तो हमारे जो डिफेंसिव मैकेनिज्म जो होते हैं जिसको अपन एंटीबॉडीज कहते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उस वायरस को वो अटैक करने लगते हैं, राइट। तो ये वायरस में होता है। अब ये जो वैक्सीन हम लोग जो डालते हैं, वैक्सीन जो देते हैं, इसमें कम मात्रा में वायरस होता है। अब जब ये वायरस बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी जब उसको अटैक करती है तो हमारी बॉडी सीख लेती है कि इस प्रकार के वायरस से कैसे लड़ना है। तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है उस चीज को, यानी कि सीख रही है, विकसित कर रही है अपने आप में उन चीजों को, उन तरीकों को कि कैसे इस वायरस से लड़ना है। अब जब नेक्स्ट टाइम एक्चुअली जब वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर रहेगा तो हमारी बॉडी की मेमोरी में या फिर एंटीबॉडीज की मेमोरी में पता होगा एंटीबॉडीज को कि इसको कैसे मारना है, क्योंकि इसने ऑलरेडी पहले उसको मार चुका है जब वो कम मात्रा में बॉडी के अंदर आया था। तो जब ये एक्चुअल में ज्यादा मात्रा में जब ये वायरसेस बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो हमारी बॉडी को पता लग चुका होगा कि इसको कैसे निपटाना है, कैसे मारना है, तो फिर वो उसको मार सकती है, वो हावी हो सकती है उन वायरस के ऊपर। तो इस प्रकार से जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वैक्सीन है वो इस तरीके से काम करती हैं जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। बट mRNA के अंदर क्या होता है, mRNA हमारी बॉडी को ट्रिक करती है। किस प्रकार से ट्रिक करती है तो उसको भी इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूं। बिल्कुल देखो, जब से हम पैदा होते हैं ना तब से हमारी बॉडी के अंदर मतलब जो इनेट जिसको हम लोग बोलते हैं, जब से हम लोग पैदा होते हैं तब से हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर इनेट होता है। इनेट बेसिकली डिफेंसिव मैकेनिज्म्स होते हैं, जब से हम पैदा होते हैं तब से ये होते हैं। और एक्वायर्ड यानी कि जो हम लोग एक्वायर करते हैं, डेवलप करते हैं, राइट। जो चीज मैंने भी आपको वैक्सीन, ट्रेडिशनल वैक्सीन जब बॉडी के अंदर जब जाती है तब हमारा इम्यून सिस्टम सीखता है उन ट्रेडिशनल वैक्सीन से। बट जब आरएनए हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो आरएनए क्या करता है, हमारे इनेट को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि हमारे अंदर जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज जो है उसको ये ट्रिगर कर देगा, उसको ये एक्टिवेट कर देगा। इसने वायरस बॉडी के अंदर नहीं डाला, इसने सिर्फ जाकर एंटीबॉडीज को एक्टिवेट कर दिया। तो हमारी एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो गई। और मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि जब ये एंटीबॉडीज एक्टिवेट होती हैं तो इसको किसी ना किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को मारना ही होता है। ये कुछ इस प्रकार का ही होता है कि एक बार जब वो गोली चल जाती है ना, यानी कि एक बार ट्रिगर दब गया, गोली चल गई, तो गोली कहीं ना कहीं लगेगी ही लगेगी, आप गोली को वापस नहीं ला सकते हवा से, है ना। तो ये उसी प्रकार का होता है कि एक बार जब हमारी एंटीबॉडीज जग जाती हैं तो वो अटैक फॉरेन ऑब्जेक्ट पे करती ही करती हैं। तो ये जो mRNA ये हमारी एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करके जो है वो उसको ट्रिगर कर देता है
कि अब आपको अटैक करना है, और जैसे ही कोई भी वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये उसको अटैक करती है। तो ये इस प्रकार से एमआरएनए वैक्सीन जो है वो काम करती है, राइट। तो इस तरीके से इनका काम होता है। ये सिंथेटिक वर्जन ये हम लोग को एमआरएनए का देखने को मिलता है जिसको ये प्रोड्यूस करती हैं। और एमआरएनए जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जब एंटर होती हैं तो सेल्स जो हैं तो वो क्या करते हैं, वो उस प्रोटीन को डेवलप करने लगते हैं, जो डिफेंसिव मैकेनिज्म वाले प्रोटीन को, जो एंटीबॉडीज होती है उनको ये डेवलप करने लगते हैं, राइट। और जब ये एंटीबॉडीज एक बार डेवलप हो गई तो ये फॉरेन ऑब्जेक्ट जो भी आता है, यानी कि बाहर से जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको ये तुरंत अटैक करके खत्म कर देंगी। क्योंकि कोरोना वायरस क्या है, इस कोरोना वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर देता है। कैसे सप्रेस कर देता है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर हावी हो जाता है। हमारी एंटीबॉडीज उतनी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो पाती हैं जितनी ज्यादा मात्रा में ये हमारी बॉडी के अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाता है कोरोना वायरस, राइट। तो उसके कारण क्या होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर टोटली हैवी हो जाता है और ये कंफ्यूज करता है हमारे इम्यून सिस्टम को कई बार, जिसके चलते रेस्पिरेटरी इश्यूज हम लोग को होने लगते हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन भी किया हुआ। बट अभी के लिए एमआरएनए के फंक्शन की अपन बात करें तो सिंपल बस ये समझो कि ये हमारी बॉडी के खुद के जो इम्यून सिस्टम जो पहले से बाय बर्थ हमारे पास होता है, जो इनेट जिसको अपन कहते हैं, तो उसको ये एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो बिल्कुल रेडी होते हैं। जैसे ही वायरस एंटर होता है तो वायरस के मल्टीप्लाई होने से पहले ही उसको निपटा देता है ये, राइट। इस तरीके से एमआरएनए काम कर रहा है आज की डेट में, और ये चीज हम लोग को इस प्रकार से नजर आ रही है। तो जिसका एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो बताया जा रहा है कि सभी की सभी डिस्कॉम जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो सभी की सभी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में कवर होंगी। यानी कि अब से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, जिसके तहत इन्होंने सभी डिस्कॉम कंपनीज को जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं जो कंपनीज, उन सभी को एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर रख लिया है, राइट। और ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के कंसल्टेशन के तहत ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें सभी कंपनीज जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जिनके पास है स्टेट या फिर जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंडर आती हैं, जो कि डेजिग्नेटेड कंज्यूमर कहलाती हैं, तो वो सभी की सभी बताया जा रहा है कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के प्रोविजन के अंडर अब आएंगी। अब इनको एक एनर्जी मैनेजर, एनर्जी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को अपॉइंट करना होगा। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अब इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी ऐसी पोस्ट मौजूद होंगी जिनका मेनली फोकस होगा एनर्जी लॉस से बचना या फिर एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, कि एनर्जी को एफिशिएंटली हम लोग उपयोग करें, उसका लॉसेस ना होने दें। इसको इस तरीके से भी आप समझो, देखो एनर्जी लॉस जो हो रही है उससे क्या नुकसान हो रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो बिजली आती है, बिजली जो हम लोग देखते हैं, तो वो आती है भारी मात्रा में कोयला जब जलता है तो उसके कारण आती है, क्योंकि कोल जो है वो जब जल रहा है तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है आज की रेट में, राइट। क्योंकि अभी सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी उतनी एडवांस नहीं हुई है कि अपन इस कोल को रिप्लेस कर सकें पूरी तरह से। तो हमारे घर में जो बिजली आ रही है, कोयला जल रहा है तो बिजली आ रही है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, राइट, तो वो अगर कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है किसी भी तरीके से, राइट, एनर्जी का लॉस बहुत सारी तरीकों से भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रिसिटी का जो तार है, जैसे मान के चलें कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, राइट, कोई इश्यूज वगैरह है, तो उसमें भी फिर इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है। इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटली नहीं पहुंच पाती एक घर से, यानी कि जो पोल्स वगैरह जो होते हैं उससे घर तक, राइट, उस बीच जो है वो बहुत ज्यादा लॉसेस वगैरह होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब यहां पर होंगे मैनेजर्स। इनका काम क्या होगा कि इन लॉसेस को रोकना, क्योंकि जब लॉसेस को हम लोग रोकेंगे तो ये जो कोयला जो जल रहा है ना, कोयला जल रहा है, कोयला जलने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और अगर सोचो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लॉस हो रहा है उसका, राइट, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो लॉस हो रहा है ये बेजबरन में हो रहा है। इस लॉस का तो हम लोग उपयोग कर ही नहीं रहे हैं, और इस लॉस की भरपाई क्या है, एनवायरमेंट में हम लोग पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो कोयला जो जला है जिसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी है, तो ये जो लॉस वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है ये भी तो इसी ने जनरेट करी है ना, जिसका हम लोग उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग बेफालतू में जिस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं कर रहे, जिस एनर्जी का, जिस पावर का उपयोग नहीं कर रहे, बट फिर भी हम लोग उसको वेस्ट करते हुए ही एनवायरमेंट को पल्यूट कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। तो इसको बहुत ही मतलब सुनिश्चित करते हुए कि सही तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करें और प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोटेक्ट करना है, हम लोग को कंजर्व करना है, एफिशिएंट तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना है। इसके लिए भी अब ये जो डिस्कॉम कंपनीज हैं, यहां पर अलग मैनेजर्स देखने को मिलेंगे जिनको अपॉइंट किया जाएगा, जिनका काम मेनली एनर्जी कंजर्वेशन का होगा। यह चेक करने का होगा कि कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है किस कारणवश लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को बचाया जाए, जैसे कि एफिशिएंटली एनर्जी का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सके। तो ये बहुत ही शानदार चीज है, राइट, समझने के लिए। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी पता होनी चाहिए, इसका एक आइडिया होना चाहिए। और क्योंकि देखो जो चीज मैं आपको इस प्रकार की जो एक्सप्लेन करता हूं ना, वो आपको यहां पर
जो कंटेंट जो लिखा रहता है ना उस पर नहीं मिलेगी आपको। तो मैं चाहूंगा कि कई बार जो मैं एग्जांपल्स देता हूं कोशिश किया करो याद रखने के लिए, वो एग्जांपल भी कहीं लिख लो आप तो अच्छा रहेगा, बट सभी के मत लिखने लगना, कुछ कुछ के आप लिख लो याद रखने के लिए, और क्योंकि एग्जांपल्स में इतने ईजी देता हूं कि आपको हमेशा याद रहेगा, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। बट जैसे कि इस केस में कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो एनर्जी के लॉस को कहीं पर भी नहीं लिखा है कि कोल से इसको अपन जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं, बट आपको पता है कि एनर्जी जनरेट कैसे होती है, कोयला जब जलता है उसके कारण जनरेट होती है, राइट। तो इस तरीके से आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। तो देखो डिस्कॉम्स जो है जिनका एनर्जी लॉस 1000 MU से ऊपर या इक्विवेलेंट इसका होता है, तो वो ही डेजिग्नेटेड कंज्यूमर के तौर पर जो है वो कवर की जा रही हैं, राइट। और डिस्कॉम जो भी कवर की गई हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत, उनको अब 44 से लेकर 102 किया जा रहा है, राइट, 102 किया जा रहा है। तो ये चीजें, हालांकि ये डेटा वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मेनली जो चीज थी काम की वो यही वाली है कि एनर्जी लॉसेस से बचने के लिए अब ये एक्शंस लिया गया है, और एनर्जी लॉसेस से जब हम लोग बचेंगे तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी हम लोग रिड्यूस करने में काम करेंगे। क्योंकि रिड्यूस इन द सेंस कैसे रिड्यूस होगा कि आप उसका उपयोग कर रहे हो, जब आप चीजों का उपयोग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जो है वो वेस्टेज नहीं कर रहे हो, राइट। और वेस्टेज नहीं कर रहे हो तो बेजबरन में आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी नहीं कर रहे हो। जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है तो उसका उपयोग करके हो रहा है, अब वेस्ट करते हुए हो रहा है तो वो तो फिर गलत बात है ना। ये बात बिल्कुल वैसी होगी, अगर आप पानी पी रहे हो तो अब अपने उपयोग के लिए पी रहे हो, बट अगर आप पानी सड़क में बहा रहे हो तो वो तो आप वेस्टेज कर रहे हो ना। तो जो पानी है उसका भी वेस्टेज हो रहा है और आपको फायदा भी नहीं हो रहा है। बट अगर आपकी घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसका आप उपयोग कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है तो भी वो ठीक है क्योंकि आप उसका उपयोग कर रहे हो, बट वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, उस पर भी अभी अपन काम कर रहे हैं। बट मोर और लेस वेस्टेज से तो अच्छा ही है ना, है कि नहीं। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की अपन बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ये हम लोग को देखने को मिलती है। ये पॉलिसीज वगैरह बनाती है, स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाती है। किसके ऊपर बेस्ड स्ट्रेटेजी होती है इसकी कि एफिशिएंट तरीके से, इसके नाम से समझ में आ रहा है, एफिशिएंट तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग या फिर एनर्जी को जो है वो हम लोग उपयोग करें और कम करें, कम से कम एनर्जी को रिडक्शन हमें करना है। यानी कि जो ट्रेडिशनल सोर्स, कन्वेंशनल सोर्स जो हम लोग को देखते हैं ना, कोयला वगैरह, इसके थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम लोग को कम से कम उपयोग करना है, एक ऑल्टरनेटिव सोर्स लेकर आना है, राइट, एनर्जी जनरेशन का। और अभी इस पर काम चल ही रहा है मास लेवल पर, बट हाँ उतना नहीं है कि हमारी पूरी कंट्री रिन्यूएबल सोर्स से जो है वो चल जाए। बट हम लोग जो आज की डेट में कोयला जला के जो काम कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को यही फोकस करना है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका भरपूर अपन उपयोग करें, इसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि वेस्टेज जो होगा उसका कहीं ना कहीं लॉस कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के ऊपर भी बेस्ड हम लोग को देखने को मिलेगा। उससे भी आप रिलेट करते हो अपना मीन्स का आंसर लिखेंगे, या इस प्रकार से भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब व्हाट्सएप एक नया फीचर लेकर आ गई है, एफीमेरल मैसेजिंग फीचर, ये व्हाट्सएप के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये वाला फीचर सभी जगह है, टेलीग्राम वगैरह पर भी है, लाइन करके एक एप्लीकेशन आती है, मे बी शायद आपको पता होगा कि नहीं, बट एक लाइन करके भी एक मैसेजिंग एप्लीकेशन आती है, राइट। तो टेलीग्राम तो आप जानते ही हैं। तो टेलीग्राम में जो आप मैसेज भेजते हैं तो उसमें एक फैसिलिटी ये भी होती है कि मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ मिनट के बाद, राइट। तो वाली फैसिलिटी भी होती है। तो वैसे ये फैसिलिटी अब व्हाट्सएप भी प्रोवाइड कराएगा। तो ये वाली चीज यहां पर नजर आ रही है, एक नया फीचर व्हाट्सएप के अंदर देखने को मिल रहा है जिसमें मैसेजेस डिसअपियर हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो ये पूरे दुनिया भर में नवंबर 2020 से अवेलेबल हो जाएगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और ये मोबाइल टू मोबाइल जो ट्रांसमिशन होता है मल्टीमीडिया मैसेजेस वगैरह का, यानी जो भी मैसेज वगैरह जो है, फोटोज वगैरह है, मैसेज वगैरह है, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, राइट। जैसे ही सामने वाला उस मैसेज को देखेगा तो उसके कुछ सेकंड्स के बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो ये जो फीचर है एफीमेरल, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, व्हाट्सएप के अंदर। तो ये ऑलरेडी टेलीग्राम वगैरह में है, ऑलरेडी है, हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरे जो मैसेजिंग एप्स है उसमें ऑलरेडी ये फीचर है। तो ये चीज है जिसका एक बस आपको आइडिया होना चाहिए, ये चीज न्यूज में थी। पर बात हो रही है एपोफिस की। क्वेश्चन आपसे ये डायरेक्टली पूछा जाएगा कि एपोफिस अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये, तो याद रखना है एस्टेरॉइड है ये। साइंटिस्ट रिसर्चर्स का कहना है कि 2068 में हो सकता है कि ये एस्टेरॉइड धरती में टकरा जाए, धरती से आकर हिट कर जाए। और ये एक फिनोमेना है जिसको हम लोग बोलते हैं यारकोव स्काई इफेक्ट। तो इस फिनोमेना के तहत ये जो एस्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं या फिर स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये दूसरे ऑब्जेक्ट से जाकर टकरा जाते हैं। और ये जो इफेक्ट है ये कब होता है, जिस समय पर जब ये इफेक्ट होता है तो उस समय एस्टेरॉइड अपने फ्लो को जो है वो बढ़ा देता है। यानी कि जिस प्रकार से जो मूवमेंट होता है एस्टेरॉइड का, यानी कि ये आप लोग सभी जानते हैं इसकी स्पेस में एक ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट जो है वो चलते हैं, जैसे कि ये ऑर्बिट है और ये ऑब्जेक्ट है, जैसे कि धरती है, धरती अपने ऑर्बिट पे नहीं घूमती है इस प्रकार से।
तो ये आप एस्ट्रॉइड को मानो तो एस्ट्रॉइड का जो फ्लो होता है अपने ऑर्बिट पे वो होता है इंक्रीज, वो बढ़ जाता है। अब इस जगह पर अगर फ्लो बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि जब फ्लो बढ़ता जाएगा तो फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इतना बढ़ जाएगा कि ये यहां से अपने ऑर्बिट से बाहर चला जाए, राइट। हो सकता है ये, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा तो ये अपने ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। ये बिल्कुल सेम वही चीज है कि आप अगर एक पत्थर में रस्सी को बांधोगे और बहुत तेजी से उस पत्थर को घुमाओगे, एक आप नॉर्मल स्पीड पे घुमाओगे तो वो बिल्कुल सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा बिना आपके एफर्ट्स डालें। आपको इवन अपने रिस्ट को भी हिलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप हल्का सा ही बस फिंगर का मूवमेंट करेंगे तो ही वो पूरा हिलता रहेगा, राइट, घूमता रहेगा सर्कुलर पाथ में। बट अगर आप उसकी मूवमेंट को एकदम तेज कर देंगे, बहुत फास्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि वो पत्थर रस्सी से टूटकर एक दूसरे डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। तो सेम बिल्कुल वही चीज है यारकोव स्काई इफेक्ट में कि एस्टेरॉइड क्या होता है, एस्टेरॉइड तेज हो जाता है, अपने ऑर्बिट पर बहुत तेज घूमने लगता है। इसके बहुत तेज घूमने के पीछे की वजह क्या है, तो सूर्य, सन जो है उसकी हीट जब इस पे पड़ती है तो रेडिएशन होता है, ये जो है वो रेडिएट होने लगता है। रेडिएट होने के, और आप जानते हैं कि इसकी एनर्जी जो होती है वो हीट से हम लोग को मिलती है, तो इसमें एनर्जी आ जाती है और एनर्जी के कारण से ये बहुत तेज मूव करने लगता है। तो ये सन की हीट जो है वो कहीं ना कहीं इसके यारकोव स्काई इफेक्ट के होने का कारण है, राइट, क्योंकि सन की हीट इसको रेडिएट करती है, बहुत तेज ये गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण ये तेज घूमने लगता है। और तेज जब घूमता है, ये एक्सेलरेशन जब इसमें आता है तो ये अपने ऑर्बिट से निकल जाता है और ऑर्बिट से निकलकर ये दूसरी जगह जाकर टकरा जाता है। ये टकरा जाएगा या फिर दूसरी जगह कहीं चला जाएगा, तो कहा जा रहा है कि ये अपने ऑर्बिट से निकलकर धरती में आकर टकरा सकता है। तो ये चीज यहां पर कही जा रही है और ये नए कैलकुलेशन एस्ट्रोनॉमर्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के, राइट, तो इनके द्वारा बताया गया है ये चीज। और कहा जा रहा है कि अप्रैल 13 2029 में बहुत ही नजदीक से निकलेगा ये एस्ट्रॉइड, राइट। फिर बाद में जाकर 2068 में ये हिट कर सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है इसके हिट करने के, राइट। रीसेंट रिपोर्ट में कहा गया कि सन जो है, वही चीज मैंने भी आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी कि सूर्य जो है वो हीट करेगा, यानी कि वो इसको गर्म करेगा एस्टेरॉइड को, राइट, और नॉन यूनिफॉर्म वे में, यानी कि कोई वो नहीं है, यानी कि असीमित रूप से एसिमेट्रिकल तरीके से ये हीट करेगा और इसकी एनर्जी जो है वो रेडिएट होगी, यानी कि निकलेगी इसके बाहर एनर्जी, और इसी के चलते इसको एक पुश मिलेगा और जिसके चलते ये अपने डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर सकता है और अपने जो ऑर्बिट है उससे बाहर निकलकर कहीं और जा सकता है। और ये पूरी चीज को अपन यारकोव स्काई एक्सेलरेशन या इफेक्ट कहते हैं। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। क्या पता आपसे ये एस्टेरॉइड के बारे में ना पूछें, डायरेक्टली ये पूछ ले यारकोव स्काई क्या है, तो आपको ये पूरी थ्योरी थोड़ी सी पता होनी चाहिए, राइट। और जब तक यारकोव स्काई की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक ये कहा ही नहीं जाता था, मतलब ये बोला जाता था कि कभी भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है ये कोलाइड नहीं हो सकता। तब तक साइंटिस्ट को सिर्फ यही पता था कि जो भी ऑब्जेक्ट स्पेस में वो अपने ऑर्बिट में घूमता है, राइट। तब तक ये चीज साइंटिस्ट रिसर्चर्स को पता थी, बट जब से ये इफेक्ट के बारे में पता लगा है तब से उनको ये भी पता लग चुका है कि मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हिट कर सकते हैं, अपने पाथ को, अपने ऑर्बिट को चेंज कर सकते हैं। और कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटी ये है कि जब से ये इफेक्ट को हमने डिटेक्ट किया तब से ये पॉसिबिलिटी है कि 2068 तक ये पॉसिबिलिटी है कि एस्टेरॉइड हिट कर सकते हैं हमारी धरती को। गाइस देखो, एस्टेरॉइड तो हिट करेंगे ये तो पक्का है, राइट। आप मुझे बताएंगे, इसके बारे में आपको पढ़ा भी चुका हूं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर, कि इस प्रकार के एस्टेरॉइड को ब्लास्ट करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए स्पेस में क्या कोई मिशन है, और मिशन है तो उस मिशन का नाम क्या है। मैंने बहुत डिटेल में आपको वो पूरा मिशन पढ़ाया हुआ है वैसे तो आप जान ही गए हो कि मिशन है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि उस मिशन का नाम क्या है, और क्या सिर्फ एक ही कंट्री उस मिशन के ऊपर काम कर रही है, कोई दूसरी कंट्री भी है क्या, या कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी है क्या उसके ऊपर काम जो कर रहा है उस मिशन के ऊपर, राइट। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे एस्टेरॉइड हैं जो धरती हिट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग आज से ही प्रिपेयर हो रहे हैं। और अभी जो ये एस्टेरॉइड जिसका नाम है एपोफिस, तो ये जो हिट करेगा, इस एस्टेरॉइड को ऑलरेडी 2004 में डिस्कवर कर लिया गया था। इसका नाम एक ग्रीक गॉड के ऊपर रखा गया है। अब देखो, ये मेरे ख्याल से शायद इसका प्रोनाउंसिएशन चाओस तो होगा, क्योंकि केओस तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, इसका प्रोनाउंसिएशन चाओस ही होगा, राइट। क्योंकि केओस तो कुछ और ही हो जाता है, केओस यानी कि कोई इशू वगैरह जो चल रहा है दो कम्युनिटी वगैरह के बीच में, तो हम बोलते हैं ना केओस हो गया, राइट। तो ये केओस तो नहीं होगा, ये चाओस ही इसको कहेंगे शायद। अब जो भी है, अब CHAOS आपको पता होना चाहिए कि उसी के नाम पर इसका नाम जो है वो रखा गया है। और 340 मीटर वाइड ये एस्टेरॉइड है, और इसका जो साइज है वो 3.5 टाइम्स फुटबॉल की फील्ड जितना है। तो आप सोच सकते हो कि एक फुटबॉल की जो फील्ड हम लोग देखते हैं, फुटबॉल जहां पर खेला जाता है उसकी जो पूरी फील्ड होती है उसका 3.5 गुना ज्यादा मान लो। तो अगर ये एस्टेरॉइड हिट करेगा तो इतने एरिया पर इंपैक्ट पड़ सकता है। और उस जगह पर अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हुई तो समुद्री एरिया पर हिट करे तो कोई दिक्कत नहीं है,
राइट, क्योंकि धरती, क्योंकि अपन कुछ कह नहीं सकते ना, धरती भी गोल घूम रही है, एकदम एस्ट्रॉइड आकर कहां पर हिट करेगा किसी को कुछ नहीं पता, राइट। बट साइंटिस्ट रिसर्चर्स डेफिनेटली, क्योंकि हिट करने देंगे नहीं, क्योंकि इतना एडवांस तो हम लोग आज से ही हो चुके हैं, बन चुके हैं कि हम लोग ऑलरेडी इस एस्ट्रॉइड जब आएगा तब उसको हवा में ही ब्लास्ट कर देंगे, राइट। चलो एनीवेज आगे की बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा सीवियर कैटेगरी की हो रही है, हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये चीज बताइए सफर ने, सफर का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, सफर। इसने एडवाइस किया है कि लोगों को कि घर के बाहर किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी ना करें, क्योंकि ये सफर जो है इसका काम ही ये है कि ये बताता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है अबाउट द एयर क्वालिटी, और हेल्थ एडवाइजरी वगैरह भी प्रोवाइड कराता है। तो इंडिया में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा डेवलप किया गया है और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये चलाया जाता है, राइट, यानी कि ये सिस्टम को रन किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि रियल टाइम बेसिस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स ये 24/7 प्रोवाइड कराता है। इसमें कलर कोडिंग होती है, कलर के माध्यम से ये बताता है कि एयर क्वालिटी जो है वो कैसी है, राइट। और 72 आवर्स एडवांस में ही ये वेदर फोरकास्टिंग कर देता है, पहले से ही बता देता है कि मौसम कैसा होने वाला है। इवन ये हेल्थ एडवाइजरी भी इशू करता है, जैसे कि सिटीजन जो है वो एडवांस में ही प्रिपेयर हो जाए कि स्थिति कैसी है। अच्छा, इसके अलावा ये किस प्रकार के पॉल्यूटेंट्स जो है उसकी मॉनिटरिंग करता है, तो पार्टिकुलेट मैटर 1, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स, ब्लैक कार्बन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन्स या कंपोनेंट जिसको अपन बोलते हैं, बेंजीन, मर्क्यूरी, तो ये सब चीजों के बारे में ये बताता है, जानकारी देता है। और मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स इसके क्या क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के बारे में बताएगा, रेनफॉल्स के बारे में, और टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड कैसी है, विंड डायरेक्शन कैसा है, सोलर रेडिएशन कैसा है, तो इन सब चीजों के बारे में ये जानकारी देता है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि एक इंटर मिनिस्टेरियल कमिटी को सेटअप किया गया है जो कि द कैपिटल गुड्स सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग को देखने को मिल रही है। अब द कैपिटल गुड्स सेक्टर कौन से है, सिंपली बस ध्यान में रखना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही कैपिटल गुड्स सेक्टर कहा जाता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और वो सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए ये जाने जाते हैं, राइट। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो सरकार ने 22 मेंबर की इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी तैयार करी है, सेटअप करी है, जिसके तहत जो कैपिटल गुड्स है, गुड्स सेक्टर, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये चीज की जा रही है, और जिसके तहत इस सेक्टर को, कैपिटल गुड्स सेक्टर को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके और इंडिया को पूरे दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर तैयार किया जा सके। और कमिटी जो है ये उन इश्यूज के ऊपर देखेगी जो कि कैपिटल गुड सेक्टर से एसोसिएटेड है, जिसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मौजूद है, मदर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ग्लोबल वैल्यू चेन, स्किल ट्रेनिंग, ग्लोबल स्टैंडर्ड, कस्टम ड्यूटीज, तो इन सब एरियाज पर ये फोकस करेगी, राइट। और ये किसकी चेयरमैनशिप के तहत किया जा रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री जो है उसके जो सेक्रेटरी हैं उसकी चेयरमैनशिप पर है, और हर 3 महीने में ये कमेटी जो है उसकी मीटिंग होगी, मिलेगी, राइट। तो ये बस एक आइडिया आप लोग को होना चाहिए। अब बात करेंगे स्पेसएक्स नासा के अपकमिंग क्रू 1 मिशन के बारे में। हालांकि अपकमिंग नहीं है ये ऑलरेडी 14 नवंबर को टेक ऑफ हो चुका है ये वाला मिशन, बट आप लोग को ये चीज जाननी है कि नासा ने पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट सर्टिफिकेशन कर दिया है। आप जानते हैं गाइस, इलॉन मस्क की एक कंपनी है, इलॉन मस्क काफी फेमस पर्सनालिटी है, अगर कभी टाइम मिले तो उनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया, राइट। जो टेस्ला की जो कंपनी अपन देखते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह अपन देखते हैं, राइट, और स्पेसएक्स जो कंपनी है जिसमें जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, स्पेस पे काम करती है, राइट। तो ये कंपनी एक ऐसे व्यक्ति की है जिस व्यक्ति ने सिर्फ बुक्स पढ़ पढ़कर चीजों को कर दिया, और उसका अगर आप डेली शेड्यूल देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। तो ऐसी जो फेमस पर्सनालिटी होती है ना, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, वो आपको मोटिवेट भी करेंगे। जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, दिन भर पढ़ना होता है, काफी सारे लोग इस चीज को बर्डन समझते हैं, बट ऐसे व्यक्ति जो कि मतलब करोड़ों अरबों रुपए में खेल रहा है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी, उसके पास इतनी संपत्ति है करोड़ों अरबों रुपए की, बट व्यक्ति रोज बुक्स पढ़ते हैं, उनके पास टाइम नहीं है किसी चीज का, अपना खाना भी वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर खा लेते हैं। तो उनके बारे में आप पढ़ोगे, या फिर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल भी हैं उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, तो आप देखोगे तो मोटिवेशन लेना कि अपन मतलब जो आप जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हो बैठ के, तो उसमें आपको लगता है कि बहुत ही बर्डन है यार, इतनी घंटों तक कैसे पढ़ना है। सामने वाले व्यक्ति तो अपनी कंपनी पे काम कर रहा है, और उसके बावजूद भी एलन मस्क के पास बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं है
किसी भी चीज का कोई टाइम नहीं, वो सिर्फ अपने काम से काम में मतलब रखते हैं, फोकस करते हैं। और आज देखिए कितने पॉपुलर पर्सनालिटी हैं। तो अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करो। वैसा नहीं, मतलब हर एक इंडिविजुअल तो डिफरेंट होते ही है, बट हाँ उनसे मोटिवेशन लेकर आप ये करने की कोशिश करो कि हाँ यार, सामने वाले व्यक्ति जब अपने आप को इतना इंडल्ज रख सकते हैं, इतना फोकस्ड रहकर काम कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं, है ना। तो उस चीज पर आपको फोकस करना है। तो नासा ने सर्टिफिकेशन दे दिया है स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल को और फैल्कन 9 रॉकेट को, और पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट सर्टिफिकेशन है। इसका मतलब यह है कि स्पेस एक्स अब से रेगुलर फ्लाइट कंडक्ट कर सकता है स्पेस स्टेशन में, यानी कि स्पेस स्टेशन में जो स्पेस एक्स की जो कैप्सूल्स हैं, ये क्रू ड्रैगन कैप्सूल जो है ये जाएंगी और वापस आ सकती हैं। और स्पेस एक्स की क्रू ड्रैगन जो स्पेसक्राफ्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये 14 नवंबर को ऑलरेडी नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लिफ्ट ऑफ हो गया, टेक ऑफ कर दिया इसने ऑलरेडी, राइट। और ये नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का ही एक पार्ट है। आपको पता होगा इसकी आज की डेट में बहुत सारी कंट्री फोकस कर रही है। इवन हमारा भी मिशन गगनयान हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके तहत हम लोग भी स्पेस में क्रूज को पहुंचाने वाले हैं इंडिया की जमीन से, राइट। और आने वाले समय में ऐसा भी होगा, स्पेस टूरिज्म को भी बूस्ट किया जाएगा, राइट, कि लोग बाग जो हैं वो यहां से मतलब धरती से बैठकर, धरती में स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेस में जाकर ट्रैवल कर सकेंगे, घूम सकेंगे, राइट। तो ऐसा भी एक टूरिज्म शुरू करने पर काम किया जा रहा है। तो उसी में ही ये नासा का जो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है, ये भी काम कर रहा है, इसी का ही ये पार्ट है, राइट, जिसके तहत ये जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह जो हैं उनके स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ले जाने का मौका दिया जा रहा है। और ये पहला मतलब स्पेसक्राफ्ट का सर्टिफिकेशन नासा की तरफ से हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। ऑब्जेक्टिव ये है कि स्पेस का एक्सेस इजियर किया जाए, कि इजी से, यानी कि आसानी से स्पेस में जाया जा सके। इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉस्ट ऑल्सो, यानी कि उसके पैसे वगैरह भी कम लगेंगे, खर्चा भी कम लगेगा, राइट, जिससे कि कार्गो और क्रू इजिली ट्रांसपोर्ट किए जा सके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, यानी कि धरती से वहां जा सके और वहां से धरती पे आ सके। और क्रू 1 जो है ये पहली ऐसी ऑपरेशनल फ्लाइट हम लोग को देखने को मिल रही है जिसमें स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट शामिल है। फैल्कन 9 रॉकेट से इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा जा रहा है, राइट। और 3 शेड्यूल फ्लाइट्स इसकी हम लोग को 2020 और 21 में देखने को मिल रही है। उनमें से पहली फ्लाइट अभी नवंबर 14 को कंडक्ट की जा चुकी है। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल की बात करें तो 4 एस्ट्रोनॉट्स को ये अपने साथ लेकर जा रहा है। और क्रू 1 की जो टीम है गाइस, तो ये माइक्रोग्रेविटी स्टडी वहां पर कंडक्ट करेंगी, और भी काफी सारी रिसर्च ये कंडक्ट करने वाली है। इनकी रिसर्च में ये वाली चीज भी इंक्लूडेड है, जैसे कि जो भी लोग स्पेस में जो जाते हैं तो वो जो भी खाना खाते हैं तो किस प्रकार से वो खाना उनकी बॉडी में पचता है, और खाने की एक्टिविटी किस प्रकार से होती है, खाना कितने समय में सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो उन सब चीजों के ऊपर भी काम किया जाएगा, उन सब चीजों पर भी फोकस किया जाएगा। इवन इस चीज पर भी फोकस किया जाएगा, जैसे कि आपको बताया इसकी जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो होते हैं ना, जब ये वापस धरती पे आते हैं तो इनकी बॉडी के कुछ फंक्शंस जो होते हैं ना वो काम करना बंद कर जाते हैं, काफी वीक हो जाते हैं वो लोग। इवन ये भी कहा जाता है कि जो भी स्पेस से धरती पे जब आते हैं तो उनकी लाइफ भी काफी कम हो जाती है, राइट। तो ये सब चीजें भी कहा जाता है। तो ये बॉडी के ऊपर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट होता है, किस प्रकार से ये जो स्पेस का जो ट्रैवल है उनकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है, तो उस चीज को भी स्टडी किया जाएगा साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये पूरी रिसर्च जो है वो इन सब मिशंस में हम लोग को देखने को मिल रही है। इवन उनका ब्रेन फंक्शन में क्या इफेक्ट होता है, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो इन सब चीजों की स्टडी जो है वो कंडक्ट की जाएगी इस मिशन में नासा के। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है। ये आपका लास्ट टॉपिक था आपका, और जो भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा। गाइस लेक्चर जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। एंड आपका जो आज का होमवर्क है, तो लेक्चर्स के दौरान मैंने आपको काफी सारे टास्क दिए हैं, वो आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इस टॉपिक को मैंने 12 अक्टूबर को आपको पढ़ाया हुआ है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बना लीजिएगा, और पूरे टास्क जो मैंने दिए हैं वो अगर आप कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, राइट। और अब अपन मिलेंगे कल, और मंथली पीडीएफ पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी लेक्चर्स की स्टार्टिंग में इंट्रो में दी जा चुकी है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो इंट्रो देख लीजिएगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी पीडीएफ पेड पैकेज के बारे में। और इसके अलावा जनवरी से लेकर जुलाई तक की मंथली पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये 7 महीने की पीडीएफ, तो उसकी फीस मात्र 300 रुपीज है। तो उसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी बैच को ज्वाइन करना है तो वो भी बैच अवेलेबल है, और हाईली रिकमेंडेड उस बैच को आप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।